डल लेक पे चले जाओ, वहां पे बोटिंग हो रही होती है ना, ऊपर बर्फ जमी हुई है और बर्फ को अगर थोड़ा सा मारो तो नीचे पानी पानी है भाई। ये कैसे हो रहा है? ऊपर बर्फ नीचे पानी, पूरा बर्फ क्यों नहीं बना? कोई भी बॉडी के अंदर अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है। हमारी बॉडी के अंदर का ब्लड भी बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है। तो हम फट क्यों नहीं जाते? अगर मैं इसको टच करा देता तो ये नेगेटिव चार्ज कूद के उसमें चला जाता, बट बिकॉज मैंने टच नहीं कराया है तो होगा क्या? अगर इमेज मिरर के इस तरफ बन चुकी है तो यानी एक वर्चुअल इमेज है, तो नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल। ये मैंने कैसे पता लगाया? कैसे हो सभी लोग? वेलकम 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 भाई। इस मिशन सीरीज में तुम लोगों का बहुत 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 स्वागत है। मैं जानता हूं भाई 9th के बच्चे बड़े परेशान थे, भैया हमारे लिए कुछ, हमारे लिए कुछ, हमारे लिए कुछ, और तुम जानते ही हो हम लोग तुम्हारे लिए कुछ ले आए। आज तुम्हारी इस मिशन का फर्स्ट पड़ाव है, फर्स्ट स्टेप है, दैट इज 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस फर्स्ट स्टेप को अगर तुमने पार कर लिया भाई तो समझ लो तुम्हारा 1/3 काम हो गया, क्योंकि 3 स्टेप्स के अंदर हम अपने पूरे सिलेबस को, पूरे के पूरे सिलेबस के हर टॉपिक को बहुत अच्छे से करने वाले हैं, ताकि यार एग्जाम्स में तुम आग लगा के आ पाओ। तो ये तुम्हारा 1/3 वाला है तुम्हारी इस ऑसम सी प्रिपरेशन का। तो ठीक है भाई, अब हम इस क्लास को कैसे कंडक्ट करने वाले हैं गाइस? यार हम क्या करेंगे ना, हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे। देखो 30 का हिसाब नहीं है, मेरे को गिनती नहीं आती, मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूं, मुझे गिनती नहीं आती, मैं तो रैंडमली नंबर उठाकर लाया हूं। 30 से ज्यादा ही है, 40 से भी ज्यादा है मेरे ख्याल से तो। बट क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से मैं लेकर आया हूं जिससे यार तुम्हारा सिलेबस भी रिवाइज हो। तो इस सीरीज को सिर्फ ये मत समझना कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और कुछ भी नहीं होगा इस सीरीज में, नहीं। इस सीरीज को तुम अपनी अगली सीरीज का पहला हाफ समझना। तुम्हारी जो नेक्स्ट सीरीज आने वाली है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसी के कुछ टॉपिक्स भी हम यहां पे करेंगे, वहां भी करेंगे, लेकिन यहां पे हम टॉपिक्स भी करेंगे। हम क्वेश्चंस के थ्रू टॉपिक्स करेंगे, क्योंकि एग्जाम में फाइनली आते क्वेश्चंस जो आते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड ही आते हैं यार, थ्योरी पूछी जाती है बहुत जगह पे। तो हम कोशिश करेंगे कि यार तुम्हें चीजें तो आती है, कॉन्सेप्ट तो पता है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को लेके सवाल आता कैसे एग्जाम में, वहां पे सोचना कैसे होता है भैया, कि इस कॉन्सेप्ट से सवाल आया है कि उस कॉन्सेप्ट से सवाल आया है, ये सब चीजें दिमाग में आती कैसे है, वो दिमाग में लाने के लिए ही आज इस सीरीज में मैं तुम्हारा थोड़ा सा ब्रेन को ट्वीक करूंगा। कहीं कहीं ऐसी चीजें लाऊंगा जो तुम्हें लगेगा कि यार भैया ये तो कॉन्सेप्ट मुझे आता था, देख के शायद तुम ना समझ पाओ कि इधर वो कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा एक तुम्हारा टेस्ट और लूंगा, चेक करूंगा कि तुमने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है कि नहीं देखी, सारे क्वेश्चन अच्छे से करे है कि नहीं करे। बीच में कहीं पे और कमेंट में कोई बताएगा नहीं, ठीक है, तुम लोग बता देते हो कमेंट में जाके कि यहां पे भैया ने क्वेश्चन दिया है। बीच में कहीं पे मैं एक ऐसा क्वेश्चन रखूंगा जिसका आंसर मैं तुमसे कमेंट में पूछूंगा कि यार इसका आंसर कमेंट में लिखो। बहुत छोटा सा होगा, 1 वर्ड होगा, लेकिन वो बीच में कहीं पे होगा, ना स्टार्टिंग में होगा ना एंडिंग में होगा। ठीक है, बीच में कहीं पे होगा, ताकि मैं देख सकूं, चेक कर सकूं कि कौन कौन से लोग, कितने बच्चे तुम में से, कितने, कौन कौन से तो क्या, कितने बच्चे तुम में से यार अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली ले रहे हैं, ताकि यार थोड़ी मोटिवेशन मुझे भी मिले। तो रैंडमली कहीं भी हो सकता है, चीटिंग नहीं करनी है कमेंट्स में जाके कि यहां पे दिया भैया ने क्वेश्चन फटाफट से अटेम्प्ट कर लो, नहीं, खुद ढूंढना है और करना है, ताकि तुम पूरी वीडियो देखो उस बेस पे। ओके, शुरू करते हैं इस ऑसम से लेक्चर को। फटाफट से कोना पकड़ लो भाई, अपने हथियार उठा लो, पेन उठा लो, अपनी शील्ड्स उठा लो, नोटबुक्स उठा लो, जंग पे चलने के लिए तैयार हो जाओ। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ मिशन क्लास 9th। बढ़िया लग रहा हूं यार मैं इसमें, वाह, ऐसी दाढ़ी आती होती मेरी तो क्या बात थी, है ना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे पहले ही चैप्टर से उठाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन पहले चैप्टर से उठाते हैं, जो कहता है यार व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम, व्हाट इज अ सेकंड्स पेंडुलम। सेकंड्स पेंडुलम क्या होता है? हमें सेकंड पेंडुलम की एक बेसिक सी डेफिनेशन पता है भैया, वो वाला पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकंड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है? ये पेंडुलम गया 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 गया, वापस आया 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 आया, कितना टाइम लगा उसको? अगर उसको 2 सेकंड लग रहे हैं ये पूरा का पूरा प्रोसेस करने में, घूम के वापस आने में, तो हम उस पेंडुलम को सेकंड्स पेंडुलम कहा करते थे। और क्वेश्चन क्या आता है इसका? व्हाट इज इट्स अप्रोक्सीमेट लेंथ। पहला क्वेश्चन तो ये देखते हैं, ठीक है। अब पेंडुलम विद टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 2 सेकंड्स। अब यार डेफिनेशन, अब यार लैंग्वेज देखो कितनी बढ़िया लिखी है। तुम लिख देते पेंडुलम विद टाइम पीरियड 2 सेकंड्स। हर चीज को एक सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करने का एक अलग मजा होता है भाई, टीचर को एक्स्ट्रा मजा आता है देख के यार बच्चे ने बहुत अच्छे से आंसर लिखा है। तो अपन कैसे लिखेंगे? अ पेंडुलम विद टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू 2 सेकंड इज नोन एज सेकंड्स पेंडुलम। इट्स इफेक्टिव लेंथ एट अ प्लेस वेयर ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बात क्या है यार, सेकंड्स पेंडुलम की जो भी लेंथ होगी ना, वो ऐसे नहीं हो जाएगी कि एक फिक्स लेंथ है पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह वही लेंथ होगी। नहीं 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 नहीं, ये डिपेंड करेगी कि हम कहां पे खड़े हैं।
अगर हम धरती के सरफेस पे खड़े हैं, सरफेस पे, ऊपर नहीं, सरफेस पे खड़े हैं, जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उस जगह पे एक सेकंड पेंडुलम की लेंथ 1 मीटर होती है। ये हम डिराइव भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, बट अभी नहीं निकाल रहे, क्वेश्चन में पूछा नहीं है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो सेकंड पेंडुलम की लेंथ है वो ग्रेविटी पे थोड़ी बहुत डिपेंड करती है यार। अगर आप मून पे खड़े होगे थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा ट्वीक होगी चीजें। अगर आपको मून पे एक पेंडुलम की टाइम पीरियड 2 सेकंड्स चाहिए तो आपको लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। अर्थ के सरफेस पे जहां पे ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वहां पे इसकी लेंथ 1 मीटर होगी। तो जब भी आप इसका आंसर लिखोगे, आप वहां मेंशन करोगे, क्या कहते हैं, द इफेक्टिव लेंथ एट द प्लेस वेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उधर इसकी लेंथ 1 मीटर होती है। तो ये एक बहुत अच्छा आंसर हुआ इसको लेके, ठीक है। अ सेकंड पेंडुलम इज सेट अप ऑन अ सरफेस ऑफ मून। लो भाई, ले गए चांद पे। चांद पे बहुत जल्दी ले जाते हैं चैप्टर हमें। वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है। हम पेंडुलम का टाइम पीरियड जानते हैं कितना होता है, 2π√L/g। 2π√L/g। अब लेंथ की इसने हमसे बात करी नहीं है सेकंड पार्ट में, तो हम जानते हैं जो टाइम पीरियड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/√, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। इतना तो समझ रहे हो ना। 2πL को हटा दो, ये सेम है। ग्रेविटी से क्या रिलेशन है टाइम पीरियड का, वो प्रोपोर्शनल है 1/√, ग्रेविटी के, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी है, इसका मतलब क्या है, जितनी ज्यादा ग्रेविटी होगी उतना कम टाइम पीरियड होगा। ये नंबर जितना बढ़ता चला जाएगा, टाइम पीरियड उतना कम होता चला जाएगा। तो भाई मून पे क्या हो रहा है, मून पे ग्रेविटी कम होती जा रही है। अगर मून पे ग्रेविटी कम होती जा रही है तो टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा। और फील भी देखो ना यार, मून पे ग्रेविटी कम है, ये धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे। ग्रेविटी ज्यादा होगी तो फटाफट नीचे, ग्रेविटी कम है तो धीरे 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 नीचे आएगा, फिर धीरे 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 ऊपर जाएगा। तो पूरा प्रोसेस स्लो होगा एज कंपेयर टू अर्थ। और फॉर्मूले से भी हम देख पा रहे हैं कि अब एग्जाम में तो तुम्हें फॉर्मूले से सॉल्व करना है, बट तुम्हें लॉजिक पता होना चाहिए यार, फील तो आनी चाहिए ना यार कि मून पे स्लो हो जाएंगी सारी चीजें। तो ग्रेविटी 1/6 तो ये, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पे, टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी एज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून डिक्रीजेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है, तो उस केस में हमारा टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन मून विल बी ग्रेटर देन टाइम पीरियड ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन अर्थ। तो टाइम पीरियड जो मून पे होगा वो ज्यादा होगा, जो अर्थ पे होगा वो कम होगा। सही चीज है, बढ़िया, पक्का, बल्ले बल्ले, ओके। आगे बढ़ते, बढ़िया सवाल था ना। अब इसकी यार फ्रीक्वेंसी निकालने का क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, तो मैं वो भी ले ही आया। अब पहला चैप्टर उठाया ही है तो कुछ सवाल और उठा लिए जाए। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी क्या होता है यार, 1 टाइम पीरियड होता है। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड है। तो कर दो यार, फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2, फ्रीक्वेंसी आगे 0.5। हेंस द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सेकंड्स पेंडुलम इज 0.5 सेकंड। और दूसरी चीज, डज इट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड? नहीं, फ्रीक्वेंसी सिर्फ टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी की फील क्या होती है समझते हो? टाइम पीरियड क्या होता है कि ये पेंडुलम यहां से यहां जाके वापस यहां पे आने में कितना टाइम लगाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका अपोजिट। तो इसकी फील पता है क्या है कि ये पेंडुलम यार 1 सेकंड में कितना टाइम, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 1 सेकंड में कितना चलेगा, ये क्या कर रहा है ये 1 सेकंड के अंदर। मान लो मेरे को 10 सेकंड लगे यहां से यहां पहुंचने में, तो 1 सेकंड में मैंने क्या किया, वही फ्रीक्वेंसी है। पर सेकंड क्या मूवमेंट रहती है उसकी, वो फ्रीक्वेंसी होती है कि नहीं। नो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती, फ्रीक्वेंसी सिर्फ टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है। जितना ज्यादा टाइम पीरियड होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम होती चली जाएगी। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 2 सेकंड था तो फ्रीक्वेंसी 0.5 आ गई। टाइम पीरियड 10 सेकंड होता तो फ्रीक्वेंसी 0.1 आ जाती, कम होती चली जाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है और सिर्फ टाइम पीरियड पे डिपेंड करती है। ठीक है, चलो भैया हलवे सवाल मत लाओ। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ा फेमस आता है यार, ये एरोप्लेन का क्वेश्चन भी आता है, इसमें वो भी हम करेंगे। अंडर व्हाट कंडीशंस इज द बैलेंस इन इक्विलिब्रियम? इस सवाल को समझना। सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम होता क्या है, देखो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्लास 9th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। वैसे इक्विलिब्रियम की बहुत बड़ी डेफिनेशन है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, हमारा ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम होता है, हजारों टाइप के इक्विलिब्रियम होता है, टॉर्क वगैरह भी आता है। नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तुम अच्छे से टॉर्क को। बट अभी जो अपने को पता है उस बेस पे इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। कोई भी बॉडी को मैं इक्विलिब्रियम पे तब कहूंगा जब उस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब ये बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रहा इस डायरेक्शन में, तो ये इक्विलिब्रियम पे। अच्छा, इस बॉडी पे मान लो इधर एक फोर्स लग रहा है और इस बॉडी पे इधर भी एक फोर्स लग रहा है, F1
इधर F2, लेकिन F1 जो है वो इक्वल टू F2 है। दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रहा है, मुझे कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, बराबर खींच रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे खड़ा रहूंगा ना, हिलूंगा ही नहीं। तुमने मुझे आगे से खींचा, पीछे मुझे किसी और ने खींचा, दोनों ने बराबर फोर्स से खींचा, तो मैं अपनी जगह पे खड़ा रहूंगा ना, हिलूंगा ही नहीं। तो यानी हो सकता है एक बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस भी लग रहे हो, लेकिन स्टिल वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे बैठी रहे। तो इक्विलिब्रियम सिर्फ फोर्सेस नहीं लग रहे, इक्विलिब्रियम होता, तो उनका नेट रिजल्टेंट सारे फोर्सेस अगर मैं मिला दूं एक बॉडी पे लगने वाले, वो जीरो होना चाहिए। और अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे जीरो होगा तो एक बात जान लो, फोर्स एक्सेलरेशन के पिताजी होते हैं, फोर्स एक्सेलरेशन के फादर होते हैं। अगर फोर्स नेट जो था वो जीरो हुआ तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन जीरो होने के दो मतलब होते हैं, छोटी छोटी बातें तुमको पता होनी चाहिए डेप्थ में। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया भाई, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो भाई एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो दो चीजें होंगी, या तो वेलोसिटी जीरो होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। ये हमें कैसे पता है भैया, ये हमें कैसे पता है भैया, ये हमें पता है इक्वेशन ऑफ मोशन से। तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा है, पढ़ी है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मैं एक्सेलरेशन को ही जीरो कर दूं तो ये टर्म जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही रहेगी। तो अगर फोर्स जीरो होता है किसी बॉडी पे तो एक्सेलरेशन भी जीरो होती है, और एक्सेलरेशन जीरो होने के दो मतलब हो सकते हैं, या तो वेलोसिटी जीरो हो जाए, या तो चीज रेस्ट पे हो, रेस्ट वेलोसिटी जीरो रेस्ट, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो, ना तेज हो रही हो वेलोसिटी ना कम हो रही हो वेलोसिटी, कांस्टेंट पे रहे। ठीक है, ये होता है इक्विलिब्रियम। तो हो सकता है कोई बॉडी मूव कर रही हो और वो इक्विलिब्रियम पे ही हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल एरोप्लेन है जिसका क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हो सकता है कोई बॉडी मूव कर रही हो लेकिन वो इक्विलिब्रियम पे हो, समझ गए। चलो, a body is said to be in equilibrium under the action of number of forces if the forces are not able to produce any change in the state of rest or uniform motion। वही तरीका है कि फोर्सेस ना रेस्ट को हिला पा रहे हैं, अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही है, अगर कोई चीज मोशन में है तो कांस्टेंट मोशन पे ही है। ठीक है, अब किसी भी चीज को बैलेंस कराने के लिए, किसी भी चीज को बैलेंस कराने के लिए कुछ चीजें हमें करनी चाहिए। ये जो नेक्स्ट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो पॉइंट्स है कि किन चीजों की मदद से मैं किसी चीज को बैलेंस्ड रख सकता हूं, कोई चीज गिरे ना इस तरीके से रख सकता हूं। पहली चीज, द बॉडी शुड बी हैव अ ब्रॉड बेस। अगर किसी बॉडी का ब्रॉड बेस होगा, तुमने कोई ऊंची ऊंची बिल्डिंग देखी है, बुर्ज खलीफा वगैरह, बुर्ज खलीफा कितनी ऊंची बिल्डिंग है, जितनी ऊंची बिल्डिंग होती है उसका बेस उतना ब्रॉड होता है। ऐसे होती है बिल्डिंग, ऐसे कोई बिल्डिंग ऐसे नहीं देखी होगी तुमने, ऐसे ऐसे नहीं देखी होगी, बहुत मुश्किल से ऐसी बिल्डिंग देखी होगी तुमने। बिल्डिंग ऐसे बनाई जाती है, ऐसे कि बेस चौड़ा कर दो। जब तुम बेस चौड़ा कर दोगे तो बिल्डिंग थोड़ी स्टेबल हो जाएगी। इसका रीजन क्या होता है कि सेंटर ऑफ मास हमारा बेस के लाइन के अंदर रहता है। दूसरा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड बी एज लो एज पॉसिबल। भाई अगर मैं पूरी की पूरी बॉडी का मास एक जगह पे इकट्ठा कर दूं, उसको तुम सेंटर ऑफ मास बोल लो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल लो, एट योर लेवल। बाद में ये चेंज होता है, 11th में जाओगे तो थोड़ा और पढ़ोगे इसके बारे में, बट अभी तो तुम यही बोल लो। पूरी बॉडी के मास को मैं एक पॉइंट पे इकट्ठा कर दूं, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल दो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितनी लो होगी बॉडी उतनी सेफ रहेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ऊपर चली गई तो बॉडी के गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर नीचे रहेगी तो बेटर रहेगी। तो सेंटर इस तरीके से, अब नीचे मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नीचे ज्यादा होगी। जहां पे ज्यादा मास होगा वहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी भाग जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी। अब वो नीचे की तरफ चली जाएगी तो उस वजह से हमारी बॉडी बैलेंस्ड रहेगी। तीसरा, द वर्टिकल लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड फॉल अंडर द बेस ऑफ द सपोर्ट। अब ऐसा ना हो भाई कि बिल्डिंग ऐसी शेप की हो जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे आ जाए, बेस की लाइन पे है ही नहीं, बेस की लाइन पे है ही नहीं, अजीब सी बिल्डिंग बना दी। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊंगा, ये इस बेस के अंदर ही आनी चाहिए, थोड़ा सा इससे बैलेंस्ड रहेगी बॉडी। खुद सोचो यार, अगर मैंने एक बैग टांग लिया, बहुत भारी बैग टांग लिया, बहुत भारी बैग, तो बैग बहुत भारी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे चली जाएगी, तो होता क्या है हमारे साथ, हम गिरने नहीं लगते, ऐसे गिरने लगते हैं ना, भारी सा बैग टांग के गिर जाऊंगा गिर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बैग के साथ पीछे खिसक गई। तो हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी बॉडी की लाइन में रहे, हमारे पैरों की लाइन में रहे। तभी तुम नोटिस करना, जब भी तुम बहुत भारी बैग उठाते हो तुम्हारी बॉडी अपने आप ऐसी हो जाती है, ताकि बैग ऊपर की तरफ आ जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पैरों की लाइन में रहे, अपने आप तुम ऐसे कर लेते हो। एक बहुत बड़ा एग्जांपल, दीवार से एक बार चिपक के खड़े हो जाओ और नीचे झुकने की कोशिश करो, चिपक के, दीवार से चिपक के। जब भी तुम नीचे झुकते हो तुम्हारी बैक पीछे जाती है, बॉडी आगे जाती है, ताकि तुम गिरो ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में रहे। अगर तुम दीवार से चिपक गए तो तुम अपनी बैक को पीछे ले जा नहीं पाओगे, सीधा से नीचे जाओगे और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पैरों की लाइन से आगे आ जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। तो हम चाहते हैं कि जब भी कोई चीज बैलेंस्ड में रहे तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बॉडी की लाइन में रहे। बस, काफी अच्छे से अपन ने टॉपिक समझ लिया। अब इसको समझो, हम क्वेश्चंस की तरह नहीं कर रहे इन चीजों को, डेप्थ में टॉपिक्स को समझ रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू।
अच्छा अच्छा, if you hold a concave mirror in your hand and direct the reflected sunlight continuously on a piece of paper। देखो भाई, अगर ये कनकेव मिरर है और इसने बोला है डायरेक्ट द रिफ्लेक्टेड सनलाइट्स, सनलाइट सनलाइट, अगर मैं बोल रहा हूं सनलाइट, तो तुम्हें एक बात तो वैसे ही समझ में आनी चाहिए कि सनलाइट का मतलब है कि लाइट की रेस इन्फिनिटी से आएंगी। पहला केस पढ़ते थे कॉनकेव मिरर का, दूर से आ रही है लाइट रेस, दूर से, इन्फिनिटी से आ रही है। भाई सन तो बहुत दूर है, सन तो बहुत दूर है, इन्फिनिटी वाला केस लेंगे। तो जब भी लाइट रेस इन्फिनिटी से आती थी तो हम मानते थे कि वो पैरेलल होंगी टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये बात याद है? जब भी लाइट रेस इन्फिनिटी से आती थी तो अपन मानते थे कि लाइट रेस पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। मानते थे कि नहीं मानते थे? और जब भी लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती थी तो वो कन्वर्ज करके फोकस पे टकरा जाती थी, तो वो कन्वर्ज करके फोकस पे टकरा जाती थी, है ना, फोकस पे टकरा जाती थी। Whenever the light rays are parallel to the principal axis, which happens in the case where the light rays come from infinity, which is this case, सनलाइट हमेशा इन्फिनिटी से आएगी, बहुत दूर से आएगी, तो लाइट रेस पैरेलल आ रही होंगी, पैरेलल आ रही होंगी, आके फोकस पे घुस जाएंगी, फोकस पे टकरा जाएंगी। तो हमने एक तरीके से किया क्या, हमने एक तरीके से सन की सारी रेस को कंसंट्रेट कर दिया फोकस पे, सारी रेस को उठा के फोकस पे कंसंट्रेट कर दिया, एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट कर दिया, है ना। वट विल यू ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम? सनलाइट कंटिन्यूसली ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो होगा क्या यार, मैं सारी की सारी सनलाइट को अगर एक पेपर पे कंसंट्रेट कर दूंगा तो थोड़ी देर में पेपर बर्न होने लगेगा, थोड़ी देर में पेपर बर्न होने लगेगा, जलने लगेगा, यही दिखेगा मुझे इसमें। कैन यू परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद कन्वेक्स मिरर? नो। कन्वेक्स मिरर के साथ कैसे परफॉर्म करूंगा भाई मैं ये एक्टिविटी? कन्वेक्स मिरर तो ये कर देगा काम। कन्वेक्स मिरर क्या करता है, ध्यान है ना? रुको 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 रुको, हाँ, कन्वेक्स मिरर का फोकस आगे होता है। वो करेगा क्या, लाइट रे आएगी, लाइट रे आएगी, लाइट रे आएगी, लाइट रे आएगी, और ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी। अपीयर्स टू मीट एट फोकस होगी, अपीयर्स टू मीट एट फोकस। रियल में फोकस पे मीट नहीं कर रही, लाइट रेस डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी, इधर उधर फैल जाएगी, तो वो कभी भी पेपर को बर्न ही नहीं कर पाएगी। हम कन्वेक्स मिरर का यूज करके लाइट रेस को कंसंट्रेट नहीं करा सकते, बिकॉज लाइट रेस इधर उधर फैल जाएगी, फोकस पे अपीयर टू मीट करेगी। लेकिन अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं, वहां पे लाइट रेस सारी की सारी आके फोकस पे टकराएंगी, जिस वजह से सारी लाइट रेस फोकस पे कन्वर्ज होंगी और हमारा पेपर बर्न हो सकता है। कैन यू परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद अ कन्वेक्स मिरर? नो, वी कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्टिविटी विद अ कन्वेक्स मिरर बिकॉज कन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर होता है, तो हम इससे नहीं कर सकते। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर? हम मिरर के बारे में एक चीज जानते हैं, आओ कंसेप्ट से ही समझते हैं। फॉर्मूला तुम जानते ही हो, लेकिन कंसेप्ट अगर नहीं याद तो इसीलिए तुम यहां पे आए हो। अगर मैं इस मिरर को एक बड़े से ग्लास के सर्कल का हिस्सा मानूं, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ऐसे मान सकता हूं ना, हो सकता है एक सर्कल होगा उसमें से मैंने एक हिस्सा निकाल दिया, वहीं तो ये मिरर है, वहीं तो ये मिरर है। तो जब भी मैं ऐसी बात करूंगा तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और यहां पे पोल होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में मेरा फोकस होता था भैया, होता था, यही तो पढ़ा था हमने। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस है इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और फोकस सेंटर और पोल के बीच में है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स फोकल लेंथ होता है, 2 टाइम्स फोकस का डिस्टेंस होता है पोल से। अब मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी बोल सकता था और तुम सुन भी सकते थे, बट तुम्हें ये चीज पता होनी चाहिए। ये मिरर को तुम मान लो एक बड़े से सर्कल का हिस्सा। अगर मैं मिरर ऐसा है ना, तो कोई ना कोई तो इसका सर्कल का हिस्सा होगा, ऐसा सर्कल होगा। उस सर्कल का सेंटर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहां पे मेरा पोल होता है जहां प्रिंसिपल एक्सिस मिरर से टकराती है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक फोकस आता है, ठीक है। अच्छा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक के डिस्टेंस को हम आर बोलते हैं, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और उसके आधे डिस्टेंस को हम फोकस बोल देते हैं, क्योंकि सेंटर और पोल के बीच में है फोकस, और ये पूरी लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स द लेंथ ऑफ फोकस। सही है, और ये सारी लेंथ हम पोल से लेते हैं, सारी लेंथ हम पोल से लेते हैं। सो आर इज इक्वल टू 2f, दोनों तरीके से लिख लो, आर इज इक्वल टू 2f भी लिख सकते हो, या f इज इक्वल टू r बाय 2 भी लिख सकते हो। दोनों ही तरीके काम आते हैं क्योंकि क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन होता है। सही है, चलो बढ़िया बढ़िया।
ठीक है, चलो, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ टू बॉडीज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन इज 2:5. प्रूव दैट द रेशियो ऑफ देयर हाइट अटेन्ड विल बी h1:h2 इज इक्वल टू 4:25. देखो, मैं क्वेश्चन को पढ़ता कैसे हूं और सॉल्व कैसे करता हूं, तुम भी वैसे सोचोगे अब से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे मन में दो सवाल आएंगे कि भैया कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। यहां तक तो पहुंच ही गए होगे ना कि भैया वेलोसिटीज का रेशियो, एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, दूसरी को भी ऐसे ऊपर फेंका, एक को धीरे ऊपर फेंका, दूसरी को तेज ऊपर फेंका, हाइट का रेशियो पूछा है कितनी हाइट पे जाएगी। अब इस वैल्यूज को देख के तुम्हें बताना, सोचना पड़ेगा कि कौन सी इक्वेशन यहां पे लगेगी। 2:5 की तो वेलोसिटी की रेशियो है और जो आंसर आ रहा है वो 4:25 है। तो खुद सोचो यहां कुछ स्क्वायर सा हो रहा है, 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, कुछ स्क्वायर हो रहा है भैया यहां पे। अगर स्क्वायर हो रहा है इसका क्या मतलब हो सकता है? कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन थी जहां स्क्वायर होता था? भैया एक थी, आओ देखते हैं क्या कौन सी थी, धीरे धीरे करेंगे ना। ये बात है, तुम अब बैठ के सारी इक्वेशन लगाते रहो, आखिरी में तुम्हारा आंसर आ जाए, मजा नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। अपन दिमाग लगाएंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, हम क्वेश्चन देख के समझेंगे कि कौन सी इक्वेशन अपने को लगानी है कि नहीं। चलो सोचते हैं। भैया इधर हुआ क्या है ना, वेलोसिटीज का स्क्वायर करके मेरे पास आंसर आया है। वेलोसिटी का स्क्वायर यहां पे कौन सी इक्वेशन में होता है? भैया यहां तो नहीं होता, यहां तो नहीं होता, भैया यहां होता है, यहां पे होता है भैया वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मतलब मुझे लग रहा है भैया इसी से आंसर आएगा, तो लगा दो इसी से आंसर आएगा। ऐसे सोचना है अपने को कि स्क्वायर हो रही है वैल्यूज, कौन सी इक्वेशन लगाएं, ये वाली लगाते हैं, लगा के देख लेते हैं, शायद ना आंसर आए, मैं भी शायद गलत हो जाऊं, भाई तुम्हारे सामने होऊंगा गलत होऊंगा तो। टू बॉडीज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन 2:5, मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी है एक बॉल की, दैट इज 2x मान लेता हूं, और इनिशियल वेलोसिटी एक और बॉल की दी है, उसको 5x मान लेता हूं, मान लू 2x 5x। कुछ नहीं करा, बॉल को यहां से ऊपर फेंका है अलग अलग वेलोसिटी से, और बॉल एक हाइट पे गई है। ये हाइट का रेशियो मुझसे पूछा है, हाइट का रेशियो मुझसे पूछा है दोनों का, ux 2x और वो x। अब इसको डालता हूं मैं इस इक्वेशन पे। जब मैं बॉल को फेंकूंगा, हुआ क्या, बॉल ऊपर गई 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 गई, रुकी। क्यों रुकी, क्यों रुकी? सोचो, बॉल को मैंने एक वेलोसिटी से ऊपर फेंका, जब बॉल ऊपर जा रही थी, बॉल पे कॉन्स्टेंटली एक नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रही थी। कौन सी एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही थी। अब खींच रही थी वो उसको नीचे, नीचे आ नीचे आ, लेकिन बॉल को मैंने ऊपर फेंक दिया, तो बॉल धीरे धीरे स्लो होने लगेगी, स्लो होने लगेगी, स्लो होने लगेगी, एक पॉइंट आएगा जहां पे बॉल रुक जाएगी, रुक गई। अब बॉल नीचे आना शुरू होगी, तो हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा बॉल का? भैया हाईएस्ट पॉइंट जो होगा बॉल का वो ये होगा जहां पे जो वेलोसिटी है वो 0 हो गई होगी। टॉप पोजीशन पे बॉल गई, धीरे धीरे धीरे, तेज गई थी, धीरे 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 धीरे, स्टॉप, वेलोसिटी 0। बस यहीं तक की हाइट मुझे निकालनी है, समझ गए? तो v को तो मैं 0 लिख ही सकता हूं, v1 को 0 लिख देता हूं। लो, बनेगा क्या मेरा? 0 इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी को g ले लेता हूं, साइन लगाने की जरूरत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, और हाइट को ले लेता हूं h1, क्योंकि रेशियो ही लेनी है मुझे, हाइट को ले लेता हूं h1। यहां पे क्या होगा, यहां पे भी होगा, v2 0 होगा, इस केस में भी बनेगा क्या? 0 इज इक्वल टू 5x का स्क्वायर प्लस 2g h2। सही है? यहां से मुझे हाइट की रेशियो निकालनी है ना, तो हाइट को ले लो, ऐसे कर दो, ये बन गया -4x स्क्वायर, इसको उधर ले जाके मैंने स्क्वायर कर दिया, अपॉन 2g इज इक्वल टू h1, और इधर से मेरे h2 की वैल्यू आएगी -25x स्क्वायर अपॉन 2g। और यहां से अगर मैं तुमसे h1 अपॉन h2 की वैल्यू मांगू तो वो क्या आएगी? भर लेना, इसको भरोगे क्या बनेगा? -4x स्क्वायर अपॉन 2g अपॉन 25x स्क्वायर अपॉन 2g, और इसकी वैल्यू आ गई टिंगडोंग डिंगडोंग 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 टिंगडोंग डिंगडोंग, यहाँ भी माइनस था ना, टिंगडोंग 4/25। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड h1:h2 की रेशियो इज 4/25, हेंस प्रूव्ड। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी थी, कर तुम इसको वैसे भी लेते, बट अब से अपन क्या करेंगे, जब भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल देखेंगे थोड़ा सा पहले दिमाग लगाएंगे खुद से, बिना हाथ लगाए, कि कौन सी इक्वेशन यूज करनी चाहिए हमें यहाँ पे। सही है?
तो थर्ड इक्वेशन से हमारा काम हो गया, आंसर 4:5, 4:25 आ गया। परफेक्ट, सही है, कर लोगे, बहुत बढ़िया, बढ़िया बच्चे हो यार तुम, स्मार्टी हो यार तुम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इफ इट इज प्लेस्ड इन वाटर। देखो यार, वाटर फोकल लेंथ किसी मिरर की चेंज नहीं करता। क्यों? क्योंकि मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, लाइट आती है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। अब रिफ्लेक्ट करने के लिए लाइट के साथ एक बढ़िया चीज हो रही है कि लाइट सेम ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है। इंपॉर्टेंट चीज तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि अगले साल तो पढ़ना ही है ना। हमने क्या बोल के इस सीरीज को शुरू किया था कि भाई ये 9th का आखिरी लेक्चर नहीं है, ये 10th की शुरुआत है। तो 10th का कॉन्सेप्ट तुम यहां सुनने वाले हो, तुम्हारे बहुत काम आएगा। लाइट कभी भी अपनी डेविएशन कब दिखाती है, लाइट डेविएट कब होती है। यहां भी लाइट एयर में चल रही है, यहां भी लाइट एयर में चल रही है। अगर मैं इस मिरर को उठा के पानी में डाल दूं तो ये वाली लाइट भी पानी में चलेगी, ये वाली लाइट भी पानी में चलेगी। अब अगर लाइट सेम ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं आने वाला है, उसके नेचर पे कोई फर्क नहीं आने वाला है। लाइट जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी। तो अगर एयर में भी वो सेम तरीके से चल रही है, वाटर में भी वो सेम तरीके से चल रही है, तो लाइट की फोकल लेंथ पे क्या ही फर्क आएगा। फोकल लेंथ पे तो तब फर्क आएगा ना यार, फोकल लेंथ पे तो तब फर्क आएगा, फोकल लेंथ में तो तब फर्क आएगा जब लाइट कुछ अलग तरीके का बिहेवियर करेगी, कि लाइट रेस आ रही थी और फोकस पे टकरा रही थी। अब ये एयर में भी यही काम होगा, वाटर में भी यही काम होगा, सेम ही तरीके से लाइट रेज मूव करेंगी। जब आप 10th क्लास में जाके लेंसेज पढ़ोगे वहां पे डिफरेंस आता है, लेंसेज में डिफरेंस आता है। बिकॉज लेंस में देखा, लेंस मेरी चश्मे पे लेंस लगा है, वहां पे एयर से लाइट ग्लास में घुस रही है, लेंस मेरा ग्लास का एयर से ग्लास में घुस रही है। अगर मैं लेंस को पानी में डाल दूंगा तो लाइट पानी से ग्लास में घुसेगी, वहां पे फर्क आता है 10th क्लास में जब लेंस पढ़ोगे। यहां पे कोई फर्क नहीं आता, बिकॉज सेम ही मीडियम में लाइट जो है वो मिरर के अंदर थोड़ी घुस रही है, बाहरी तो है, मिरर के टकरा के वापस आ रही है। यहां भी पानी में थी, यहां भी पानी में थी, जब दोनों जगह पे पानी में ही थी तो उसकी फोकल लेंथ पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो नो, द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर विल नॉट चेंज। दिस इज बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली बात हमने क्यों करी है, बिकॉज लेंसेस का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बदलाव आता है तो चीजें बदलती हैं, लेकिन जब ये एक ही मीडियम में चल रही है, मीडियम थोड़ी चेंज हो रहा है। लेंसेज में क्या होता है, लेंसेज में सोचो क्या होगा, तो बड़ा नहीं, तुमने सोचो पानी में लाइट घुसेगी फिर ग्लास में घुसेगी तो मीडियम चेंज करेगी, लेकिन यहां पे तो भाई पानी में ही थी, पानी में ही बेंड हो गई, तो यहां पे कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन का आंसर तुम्हें याद करना है, क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। नो, द फोकल लेंथ ऑफ मिरर विल नॉट चेंज। रीजन भी लिख देना, दिस इज बिकॉज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मिरर की फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करती। तो तुम इसको कहीं डाल लो, टर्पेंटाइन में डाल लो, तेल में डाल लो, जहां मर्जी डाल दो तुम लेंस को, मिरर को, फोकल लेंथ चेंज नहीं होगी। सही है, ओके। एक और देखते हैं, राम थ्रोज अ स्टोन इन अ पॉन्ड। अच्छा भाई, इट डिस्प्लेसेस 1.5 kg वाटर। अच्छा भाई, कैलकुलेट द बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन। अच्छा भाई, बॉयंट फोर्स, भाई एक पॉन्ड था, राम भाई साहब ने उसमें पत्थर गिरा दिया। जब राम भाई साहब ने पत्थर गिराया होगा, 1.5 kg मास का पत्थर गिरा दिया, नहीं, अच्छा आंसर ही दे चुके हैं ये तो हमें। इट डिस्प्लेसेस 1.5 kg वाटर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, मुझे लगा ज्यादा आसान आ गया। इट डिस्प्लेसेस 1.5 kg वाटर। तो वाटर डिस्प्लेस तो हमें पता ही है, और फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही फॉर्मूला होता है एफ बॉयंट फोर्स का, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू ग्रेविटी। अब इन्होंने मुझे मास ऑफ वाटर ही दे दिया, क्या ये मास ऑफ वाटर ही लिखा है, हमें पता है ना मास ऑफ वाटर कितना होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वही है ये, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर ही है। तो मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इंटू ग्रेविटी, मास ऑफ वाटर कितना है 1.5 इंटू ग्रेविटी 9.8। इसको तुम करोगे तो क्या आएगा, 10 कर दोगे तो 15, 14.7 समथिंग आएगा आई थिंक। देख लेना एक बार कैलकुलेट करके, देखो खुद सोचो, 10 से करोगे 1.5 को 15, 9.8 से करोगे 14.72 करके 14.7 ही लिख लो, 14.7 तो आएगा ही आएगा। 14.7 न्यूटन यूनिट लिख लेना फोर्स का, ठीक है। ज्यादा आसान क्वेश्चन हो गया, मेरे को लगा डेंसिटी ऑफ मास ऑफ बॉल गिवन है, स्टोन गिवन है,
ठीक है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड गिवन है, हमें पता है बॉयंट फोर्स होती है डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इनटू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। मास ऑफ वाटर भी सेम ही है, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये मास ऑफ वाटर ही बन गया, मास ऑफ वाटर मुझे गिवन था तो वो हो गया मेरा इनटू जी 14.7 न्यूटन, खत्म, इजी सवाल। ठीक है, ये करेंगे, रुक जाओ, ये क्वेश्चन करना, इजी क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो। एम्पलीट्यूड बताना है इसका, और कुछ क्वेश्चन घर के लिए भी दूंगा ना एक्स्ट्रा। एम्पलीट्यूड बताना और फ्रीक्वेंसी और टाइम का रिलेशन बताना है, बहुत ही आसान सवाल है। ये चैट में नहीं लिखना, ये वो वाला नहीं है जो चैट में लिखना, वो मैं अलग से बताऊंगा। ठीक है, डिफाइन पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आस्क्ड मेनी टाइम्स। स्क्रू गॉज की पिच क्या होती है? स्क्रू गॉज सबने देखा है, सबको पता है, डेफिनेशन देखो उसकी। द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज द लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द मेन स्केल व्हेन द सर्कुलर स्केल इज गिवन वन कंप्लीट रोटेशन। स्क्रू गॉज देखा है ना, एक सर्कुलर घुमाते हैं तो लीनियर स्केल नीचे जाता है, सर्कल घुमाते हैं तो लीनियर स्केल नीचे जाता है। तो स्क्रू गॉज की पिच क्या होती है? लीनियर डिस्टेंस मूव्ड, लीनियरली कितना मूव किया जब एक फुल रोटेशन मार दी उसके सर्कुलर स्केल ने, समझ रहे हो? सर्कुलर स्केल को मैंने एक बार पूरा घुमा दिया, जब वो पूरा घूमेगा तो स्क्रू गॉज नीचे जाता है, तो होगा क्या उसमें? लीनियरली भी मूव करेगा, लेंथ में भी मूव करेगा। तो एक फुल रोटेशन करने में स्क्रू गॉज कितना नीचे गया, उसको हम बोलते हैं पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज। अब ये बोलने में आसान लगता है, लेकिन डेफिनेशन में तुम लोग अटक जाते हो, तो डेफिनेशन यहां से पढ़ लेना, फिर रीड करते हैं एक बार। द पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस लिख लो, डिस्प्लेसमेंट लिख लो, मूव्ड बाय द स्क्रू ऑन द मेन स्केल, वो मेन स्केल होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट वाला, व्हेन द सर्कुलर स्केल इज गिवन वन कंप्लीट फुल रोटेशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिच ऑफ अ स्क्रू गॉज। यू शुड नो द डेफिनेशन, पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी अच्छा है, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग मिक्सचर, एक्सप्लेन, पूछा जाता है, हीट का क्वेश्चन है। फ्रीजिंग मिक्सचर होता क्या है? द फ्रीजिंग मिक्सचर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस टिपिकली सॉल्ट एंड आइस। फ्रीजिंग मिक्सचर का काम क्या होता है? टिपिकली हम सॉल्ट और आइस को यूज करते हैं, दैट प्रोड्यूसेस अ टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। काम क्या है इसका? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर का टेम्परेचर ये बहुत नीचे कर देता है, दैट प्रोड्यूसेस अ टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर बाय एब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स, अ प्रोसेस नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है। सॉल्ट और आइस, जब भी हम सॉल्ट किसी भी चीज में डालते हैं तो वो हीट को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और फ्रीजिंग पॉइंट को नीचे ले आता है। ठीक है, अ प्रोसेस नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, बिकॉज फ्रीजिंग पॉइंट को नीचे लेके जा रहा है। यूज्ड इन लैब्स फॉर मेकिंग आइसक्रीम्स, व्हेन मिक्स्ड द सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर फ्रॉम द मेल्टिंग आइस, रिक्वायरिंग एक्स्ट्रा एनर्जी टू मेल्ट व्हिच इट टेक्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, कूलिंग द मिक्सचर फर्दर। ये मुश्किल हो जाता है चीज को मेल्ट करना, बिकॉज जो सॉल्ट वगैरह होते हैं वो एक्स्ट्रा हीट को ले लेते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट हो सकता है पेपर में पूछ ले, तो मैं लेकर आ गया। ठीक है, एंड में करना चाहिए था वैसे ये। अच्छा, ये करो, आ जाओ। एथलीट रन्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ सर्कमफ्रेंस 360 मीटर। ठीक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, अरे बन जा, सही है ना? क्या सर्कल बना है? रन्स अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ सर्कमफ्रेंस 360 मीटर। अच्छा ठीक है, 360 मीटर सर्कमफ्रेंस है इन 1/60 आवर्स। 1/60 आवर्स मतलब समझते हो ना, एक मिनट में, एक मिनट में 1/60 आवर्स इज एक मिनट में इतना चला है। अपने को वैल्यूज किस में गिवन है? मीटर पर सेकंड ना, तो 1/60 आवर्स कितना हो गया भाई? 1/60 आवर्स इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। 60 सेकंड में, 60 सेकंड्स में 360 मीटर चलता है एंड रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट। ये क्या सवाल है भाई? देखो, एथलीट भागना शुरू करा एक सर्कुलर ट्रैक में 360 मीटर के, यहां से यहां भागेगा तो 360 मीटर हो जाएगा 1/60 आवर्स में, यानी 60 सेकंड्स में उसने डिस्टेंस कवर किया। 1/60 समझते हो ना, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1/60 मिनट घंटा मतलब एक मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। ठीक है, एंड रीचेस द स्टार्टिंग पॉइंट, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट। 360 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अगर वो पूरा यहां से भाग के यहां तक आ गया तो वो 360 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। यस। द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क है इस सवाल में। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का दूरी। कुछ भी नहीं करना, इनिशियल पॉइंट लो, फाइनल पॉइंट लो, एरो मार दो। जैसे मान लो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तुम यहां से चले जाओ, तुम यहां से चले जाओ,
कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट एक ही होगी अगर मैं सीधा एरो मारूंगा यहां से यहां तक। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट। अब ये यहां से चलना शुरू किया था इसने, यहीं पे वापस आ गया, एरो मारो, लो मार दिया एरो, फिर से मारो भैया एरो, लो फिर से मार दिया। इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होते हैं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है। द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ध्यान रखना है, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है मेरी, एवरेज स्पीड होती है मेरी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस मेरा है 360 और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम मेरा है 60 सेकेंड, तो मेरा हो गया 6 मीटर पर सेकेंड मेरी एवरेज स्पीड हो गई। अरे यार 6 मीटर पर सेकेंड मेरी एवरेज स्पीड हो गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मैंने कर दिया। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है भैया? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट है कितना भैया? 0, तो 0 अपॉन टाइम लिख दो 60, आंसर आएगा 0। तो एवरेज वेलोसिटी जो मेरी होगी वो होगी 0 मीटर पर सेकंड, और एवरेज स्पीड कितनी होगी मेरी? 6 मीटर पर सेकंड। भाई एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 है, लेकिन एवरेज स्पीड मेरी 6 मीटर पर सेकंड होगी। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, एवरेज वेलोसिटी कभी भी एवरेज स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती। एवरेज वेलोसिटी विल ऑलवेज बी लेस देन एवरेज स्पीड। सही है, इजी सवाल था। व्हाई आर पैसेंजर कैबिन्स इन एरोप्लेन प्रेशराइज्ड? यू नो द पॉइंट। होता क्या है, जो पैसेंजर प्लेन्स होते हैं उनके जो कैबिन्स होते हैं वो प्रेशराइज्ड होते हैं, क्योंकि पैसेंजर प्लेन्स बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे चलते हैं, हवा में बहुत ऊपर चलते हैं, तो इसलिए उनके जो कैबिन्स होते हैं वो बहुत प्रेशर कंडीशंस में बनाए जाते हैं। इसका रीजन क्या होता है यार? क्योंकि यार हमारी बॉडी के अंदर प्रेशर होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, ब्लड हमारी बॉडी को बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कोई भी बॉडी के अंदर अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है। हमारी बॉडी के अंदर का ब्लड भी बाहर की तरफ प्रेशर लगाता है। तो हम फट क्यों नहीं जाते? हम इसलिए नहीं फटते क्योंकि हम जमीन पे खड़े होते हैं। तो उससे क्या होता है, आसपास का एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर भी हम पे एक प्रेशर लगाता है। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है, हमारी बॉडी का ब्लड भी प्रेशर लगा रहा है, अब ये दोनों प्रेशर बराबर हो गए तो हम सेफ है। जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है। अब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लग जाएगा तो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, तो हो सकता है हमारी नाक से या कान से ब्लड आने लगे, क्योंकि ब्लड का प्रेशर बहुत बढ़ जाए। तो इस चक्कर में कैबिन्स को, एरोप्लेन्स के कैबिन्स को प्रेशराइज्ड बनाया जाता है ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन हो पाए। पढ़ लो इसको। एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड्स प्रेशर एंड अवेलेबल ऑक्सीजन गेट्स लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर कैन कॉज डीकंप्रेशन सिकनेस। हाँ, डीकंप्रेशन सिकनेस हो सकती है, हमारी बॉडी फट सकती है, फटेगी तो नहीं, लेकिन अगर स्पेस में चले जाओगे तुम जहां पे एटमॉस्फेयर है ही नहीं तो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन एरोप्लेन्स में प्रेशर कम होने की वजह से हो सकता है कान से खून आ जाए, नाक से ब्लड आ जाए, बिकॉज प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए हमारी बॉडी के अंदर। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम कैबिन्स को प्रेशराइज बनाते हैं। एयरक्राफ्ट क्रिएट्स आर्टिफिशियल प्रेशर इन द कैबिन विच मेक्स द पैसेंजर रिमेन कंफर्टेबल वाइल फ्लाइंग। फ्लाई करते वक्त कंफर्टेबल कर देती है ये हमको। ठीक है, ठीक है। In cold countries, ponds freeze only at the surface. Why? Very important topic, very important question, very important law. पानी के बारे में हमने एक चीज पढ़ी थी हीट चैप्टर में कि पानी का नेचर बहुत अलग है यार। नॉर्मल चीजें क्या करती हैं? नॉर्मल चीजें ठंडी हीट होने पे एक्सपैंड करती है ना, लेकिन पानी हीट होने पे कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। पानी हीट होने पे कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन हीटिंग टिल 4 डिग्री सेल्सियस। तो मैं कुछ समझा रहा हूं। कोल्ड कंट्रीज में ऐसा क्यों होता है कि पॉन्ड फ्रीज ओनली एट द सरफेस? सिर्फ सरफेस पे पॉन्ड फ्रीज होता है, नीचे पानी होता है, पता है ना? देखा कोल्ड कंट्रीज क्या होती है? कश्मीर चले जाओ, डल लेक पे चले जाओ, वहां पे बोटिंग हो रही होती है ना, ऊपर बर्फ जमी हुई है और बर्फ को अगर थोड़ा सा मारो तो नीचे पानी पानी है। भाई ये कैसे हो रहा है? ऊपर बर्फ नीचे पानी, पूरा बर्फ क्यों नहीं बना? देखो, वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन हीटेड, water contracts when heated till 4 डिग्री सेल्सियस, टिल 4 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर का एक बिहेवियर है। इस वजह से क्या होता है कि वाटर की जो डेंसिटी, अब देखो तुमने जनरली पढ़ा है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है ना? ये चीज तुमने देखी है कि भैया डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स
इज यूजुअली ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, है ना, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन डेंसिटी ऑफ आइस डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी जब हम बर्फ डालते हैं पानी के ऊपर, जब तुम कोल्ड ड्रिंक पीने बैठते हो, उसमें थोड़ी सी बर्फ डालते हो, तो तुमने देखा होगा कि बर्फ कोल्ड ड्रिंक के ऊपर तैरती है। क्यों? क्योंकि आइस इज लेस डेंसर देन वाटर। उल्टा केस है बर्फ के साथ, वैसे सॉलिड्स पानी से लिक्विड से डेंसर होते हैं, लेकिन आइस रेयरर होती है, आइस डेंसर नहीं होती पानी से। तो उस चक्कर में क्या होता है कि आइस की डेंसिटी कम होने की वजह से जब भी ठंड का एनवायरनमेंट आता है और पानी जमने लगता है, तो जैसे ही पानी जमा तो पानी ऊपर आ जाता है, ठंडा पानी ऊपर आने लगता है। जितना ठंडा पानी होगा उतनी कम डेंसिटी होने लगेगी, तो ठंडा पानी ऊपर आने लगता है। जब ठंडा पानी ऊपर आने लगता है तो ऊपर का सरफेस फ्रीज हो जाता है। अब एक बार ऊपर का सरफेस अगर फ्रीज हो गया तो वो हीट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है और नीचे का पानी फ्रीज नहीं होता। फिर से सुनो, डेंसिटी ऑफ आइस डेंसिटी ऑफ वाटर से कम होती है, ये एक उल्टा बिहेवियर है। यूजुअली सॉलिड की ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है। यहां पे उल्टा है, लिक्विड की ज्यादा है, सॉलिड की कम है। तो जब भी एनवायरनमेंट बहुत ठंडा होता है तो ज्यादा ठंडा पानी ऊपर की तरफ आने लगता है। उस चक्कर में क्या होता है, वो ठंडा पानी जब ऊपर आता है तो ऊपर जमने लगेगा और जब वो जम जाएगा तो वो नीचे नहीं जाएगा। यूजुअली जमने के बाद उसको नीचे चले जाना चाहिए था, लेकिन वो जम के ऊपर ही रह जाएगा, सॉलिड स्टेट में वो ऊपर ही रह जाएगा। जब वो सॉलिड स्टेट में ऊपर ही रह जाएगा तो ऊपर एक बर्फ की लेयर बना लेगा और वो अब हीट को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी और नीचे का पानी लिक्विड रहेगा। ये एक, मेरे को तो भाई ये बहुत ही जादुई चीज लगती है कि क्या सोच के जिसने भी बनाया इस सब एनवायरनमेंट को, उसने कुछ सोच के ऐसा किया होगा। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो पॉन्ड्स जो है, जो नदियां हैं, ठंड के टाइम पे वो नीचे से जमनी शुरू करती। अगर वो नीचे से जमना शुरू करती तो सारी एक्वेटिक लाइफ मर जाती। सर्दियां आती, जैसी सर्दियां आती एक्वेटिक लाइफ ही मर जाती, क्योंकि पूरी की पूरी पॉन्ड ही जम जाता। तो ये जो पानी का बिहेवियर है, ये एक्वेटिक लाइफ को भी बचाने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई इन कोल्ड कंट्रीज पॉन्ड्स फ्रीज ओनली एट द सरफेस। रीजन क्या है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो भाई चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्राफ गिवन बिलो शोज हाउ 3 रनर्स ए बी एंड सी रन अ 200 मीटर रेस। 3 रनर 200 मीटर रेस भागे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच रनर वन द रेस। सबसे कम टाइम में कौन भागा यार? यहां तक भाग गया ए रनर, देखो ना, इसको लगा भाई कुछ 9.5 सेकंड, इसको लगा कुछ 8 सेकंड और इसको लगे 12.5 सेकंड। तो सबसे तेज ए भागा तो ए जीत गया। ग्राफ देख के ऐसे आंसर निकालते हैं। सबसे कम टाइम में पहुंचा है ना ए 220 मीटर, सबसे कम टाइम में पहुंचा है 200 मीटर, तो वो जीत गया। ठीक है। विच रनर स्टॉप्ड फॉर रेस्ट। ये देखो यहां पे एक भाई साहब आ रहे थे, भाग रहे थे, इस पॉइंट पे आकर देखो क्या हुआ, डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया लेकिन टाइम बढ़े जा रहा है। ये कब होता है? मैं चल रहा हूं रुक गया, अब डिस्टेंस मेरा रुक गया लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा है, तो मैं स्टॉप हो गया। तो ये जो केस है ये रेस्ट वाला केस है। यहां पे रेस्ट करा है इसने 6 सेकंड से लेके 9.5 सेकंड तक रेस्ट करा है। ठीक है, तो स्टॉप फॉर रेस्ट। एंड हाउ लॉन्ग डिड इट स्टॉप? बी ने स्टॉप करा रेस्ट के लिए। कितनी देर के लिए रेस्ट पे स्टॉप करा? ये तुम यहां से निकाल लेना टाइम, कितनी देर के लिए वो स्टॉप हुआ। हाउ लॉन्ग डिड द रनर बी टेक्स टू कंप्लीट द रेस। बी रनर को कितना टाइम लगा रेस कंप्लीट करने के लिए? देख लो बी रनर को कितना टाइम लगा रेस कंप्लीट करने के लिए। 10.5 सेकंड लगे। इतना ही दिख रहा है ना, हो सकता है मैंने इधर उधर कर दिया हो, तुम डायरेक्टली सही से लिख देना। मेरे को तो 10.5 ही दिख रहा है यहाँ पे, पेपर पे इजीली दिख जाएगा जब पेपर पे क्वेश्चन आएगा। तो 10.5 सेकंड्स में रनर ने रेस कंप्लीट कर ली, बी रनर ने। बी यही है ना? यस, चलो इजी सवाल था। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। अ गिवन डायग्राम शोज अ मेटल रॉड माउंटेड ऑन अ इंसुलेटेड स्टैंड। द कैप ऑफ द अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप टचेस वन एंड बी ऑफ द मेटल रॉड। देखो कुछ भी नहीं करा, एक पॉलीइथीन की रॉड लाए जो नेगेटिवली चार्ज थी। एक पॉलीइथीन की रॉड लाए भाई जो नेगेटिवली चार्ज थी। अब इस नेगेटिवली चार्ज रॉड को हमने एक मेटल रॉड के पास रख दिया, पास में रखा है, ध्यान देना है भाई, टच नहीं कराया, पास में रखा है। जब भी मैं मेटल रॉड के नेगेटिव चार्ज को पास में रखूंगा तो अलग चीज होगी, अगर टच करा दूंगा तो अलग चीज होगी। अगर मैं इसको टच करा देता तो ये नेगेटिव चार्ज कूद के उसमें चला जाता, है ना। अगर मैं टच करा देता तो नेगेटिव चार्ज मेटल रॉड के अंदर चला जाता। बट बिकॉज मैंने टच नहीं कराया है तो होगा क्या? इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इस रॉड की रॉड न्यूट्रल थी, मेटल रॉड न्यूट्रल थी, बढ़िया न्यूट्रल बैठी थी। यहां से नेगेटिव चार्ज आया, मैं मेटल रॉड हूं, मैं न्यूट्रल हूं, यहां से नेगेटिव चार्ज आया, होगा क्या? अब नेगेटिव चार्ज जो मेरे बॉडी के अंदर, मैं मेटल रॉड हूं, मेरे अंदर जो पॉजिटिव और
बना लेते हैं इसको यार, मैं भी पगलेट हूं। जैसे ही मेटल रॉड यहां पे आएगी अपना नेगेटिव चार्ज लेके, इसके अंदर क्या चल रहा था देखते हैं। इसके अंदर क्या चल रहा था, इसके अंदर सब बढ़िया था भाई, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ढंग से बनाते हैं। क्या चल रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बढ़िया सिस्टम सेट था इसका, आराम से बैठा था। जैसे ही मेटल रॉड ये नेगेटिव एंड लेके आई, इसके पॉजिटिव चार्ज मेटल रॉड के नेगेटिव के पास भागने लगे। यही तो होता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव, अपोजिट्स अट्रैक्ट। तो यही हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज ने बोला भागो 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 भाई, वहां पे नेगेटिव भाई आए हैं, फटाफट से नेगेटिव के पास भागने लग गए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, तो पॉजिटिव इस तरफ आ गए। तो जो ये एंड था, ये एंड तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये एंड तो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जो दूसरा एंड था, बचे हुए नेगेटिव चार्ज पीछे चले गए, तो ये वाला एंड मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया, बी एंड मेरा नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब यहां पे एक इलेक्ट्रोस्कोप रखा है, हमें नहीं जानना क्या करता है अभी फिलहाल। ये जो नेगेटिव चार्ज है यहां पे था, और ये इससे टच हो रहा था, टच हो रहा है ना, अनचार्ज इलेक्ट्रोड टचेस। अब ये देखो, एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप इससे टच हो रहा है, टच। अब यहां पे नेगेटिव चार्ज था, अब क्योंकि टच हो रहा है तो ये नेगेटिव चार्ज कूद के यहां पे चला जाएगा, कूद के यहां पे चला जाएगा। तो अगर कोई चीज टच होती है तो चार्ज कूद के चला जाता है, अगर टच नहीं हो रही लेकिन पास में है तो अपोजिट चार्ज वहां पे आ जाएगा उसके पास, उससे चिपकने। तो नेगेटिव था, यहां पे नो टचिंग, यहां पे नो टचिंग, तो पॉजिटिव इस तरफ आ गया, नेगेटिव इस तरफ चला गया। यहां पे टचिंग हो गई भाई, यहां पे टचिंग हो गई, टची टची हो गई भाई यहां पे। जब यहां पे टचिंग हुई तो नेगेटिव चार्ज ने बोला चल भाई चल, कूदो, इधर चला गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट चार्ज विल बी एंड ए हैव, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव। व्हाट चार्ज विल एंड बी हैव, तो हम बोलेंगे नेगेटिव। व्हाट चार्ज विल द कैप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप हैव, हम बोलेंगे नेगेटिव। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोस्कोप का हेड भी नेगेटिव ले लेगा क्योंकि टच हो रहा है, चार्ज बी साइड पे तो नेगेटिव चला ही गया है, ए साइड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज यहां पे टचिंग नहीं हो रही है। खत्म, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपने को आना चाहिए। एक ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिकेट द ग्राफ ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस चेंज ग्रेजुअली विद टेम्परेचर। जैसे जैसे हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसकी डेंसिटी के साथ क्या होता है। अब दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तुम्हें क्या बोला था, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर धीरे धीरे इंक्रीज करती है। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे तो भाई आइस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर की डेंसिटी कुछ होगी 0.996 समथिंग। जब मैं यहां से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाऊंगा, यहां से यहां तक जाने में, तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू कर देगी। यहां से 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर मैं जाऊंगा तो मेरी डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू कर देगी, डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू कर देगी। सो यहां से यहां तक इंक्रीज हो रही है, 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक वो डिक्रीज होना शुरू कर देगी। जबकि विद टेम्परेचर डेंसिटी को और बढ़ना चाहिए था, कम होना चाहिए था। जैसे ऐसे टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी को कम होना चाहिए, फैलनी चाहिए चीज, डेंसिटी कम होनी चाहिए, लेकिन यहां तक डेंसिटी इंक्रीज करती है। पानी का बिहेवियर थोड़ा अलग होता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी इंक्रीजेस और उसके बाद इट अगेन डिक्रीजेस। सही चीज है, समझ में आ रहा है। ये ग्राफ अपने को याद करना है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होती है, दैट इज 1.0000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1000 होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम। तो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी इंक्रीज, उसके बाद डिक्रीज होना शुरू करेगी। ये ग्राफ बहुत पूछा जाता है, ग्राफ नहीं पूछा जाएगा तो ये तो पूछा ही जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो, आओ। बहुत क्वेश्चन है क्या मेरे पास अभी, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे यार सारे, क्या दिक्कत है, 1.5 घंटे की क्लास चली जाएगी मैक्सिमम। चलो, इफ अ मैग्नेट इज केयरफुली ब्रोकन इनटू 2 पीसेस एज शोन इन द डायग्राम, हाउ डज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ ईच पीस कंपेयर विद दैट ऑफ द ओरिजिनल मैग्नेट। भाई एक मैग्नेट थी, उसको इधर से काट दिया, इधर से टिंग डिंग 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 डिंग, इधर से काटा, 2 हिस्सों में टूट गई। भाई कुछ भी नहीं होगा अगर मैग्नेट 2 हिस्सों में टूट गई। अब मैग्नेट बनती कैसे, मैग्नेट के अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल्स मैग्नेट की तरह काम करते हैं, है ना। अगर ये मैग्नेट बीच में से कटी तो पार्टिकल्स डिवाइड हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसा नहीं होगा कि इसका साउथ पोल अलग हो गया उसका नॉर्थ पोल अलग हो गया, नहीं। जैसे ही मैग्नेट 2 हिस्सों में टूटेगी वो 2 अलग अलग मैग्नेट बन जाएगी, 2 अलग अलग मैग्नेट बन जाएगी जिनका अपना नॉर्थ और अपना साउथ पोल होगा। वी हैव टू रिमेंबर दिस। अब इंपॉर्टेंट चीज, मैंने मैग्नेट को यहां से काटा था, इसका साउथ पोल यहां पे था,
तो साउथ पोल यहीं पे रहेगा, यहां पे एक नया नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसका नॉर्थ पोल यहां पे था तो नॉर्थ पोल यहीं पे रहेगा, यहां पे एक नया साउथ पोल बन जाएगा। तो ये दो नई मैग्नेट्स बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक के पास सिर्फ साउथ पोल रह जाएगा, एक के पास सिर्फ नॉर्थ पोल रह जाएगा, नहीं, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, दो अलग मैग्नेट्स बनेगी और इनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाफ होगी। याद रखना, दोनों ही केस में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाफ होगी। इधर भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाफ होगी। इधर कैसे काटा है, इधर ऐसे काट दिया। अब ऐसे काटा तो क्या हुआ, एक नॉर्थ पोल ले रहा, एक नॉर्थ साउथ पोल ले रहा। जहां पे साउथ पोल था वहां पे दो साउथ पोल अलग अलग बन जाएंगे, जहां नॉर्थ पोल था वहां दो नॉर्थ पोल अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है, अपोजिट कुछ भी नहीं होगा, अलग अलग उसी जगह पे बन जाएंगे अगर बीच में से काट दिया तो। अब यहां भी मैग्नेट आधी हुई है, अलग तरीके से आधी हुई है, लेकिन आधी तो हुई ही है। तो दोनों ही केसेस में जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी मैग्नेट्स की वो हाफ हो जाएगी। इधर भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी और इधर भी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगी, बिकॉज मास आधा हो गया मैग्नेट का। अगर मैग्नेट का मैंने मास ही आधा कर दिया तो दोनों साइड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हाफ हाफ हो जाएगी। Since every iron atom is a tiny magnet, why are not iron bars magnets? एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर सारे, आपने बोला भैया मैग्नेट के अंदर सारे छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स मैग्नेट की तरह ही काम करते हैं, तो सारे आयरन बार मैग्नेट क्यों नहीं होती? यार सारी आयरन बार मैग्नेट इसलिए नहीं होती, करते तो हर आयरन के पीस, हर आयरन का एटम मैग्नेटिक इफेक्ट लेकर आएगा, लेकिन यार वो अलाइंड नहीं होंगे। यहां पे सब कुछ अलाइंड है, हो सकता है इसकी मैग्नेटिक ऐसे तरफ हो, इसकी ऐसे हो, इसकी ऐसे हो, इसकी ऐसे हो, अलग अलग मिस अलाइंड होंगे, अनअलाइंड। जैसे एक मेटल की रॉड है, मेटल की रॉड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वो करंट नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो इधर उधर भाग रहे होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं। वो करंट कब बनाते हैं? जब मैं एक बैटरी अटैच कर देता हूं। जब बैटरी अटैच करता हूं सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ भागने लगते हैं, अलाइन हो जाते हैं। वैसे ही मैग्नेटिज्म का भी सीन है कि यार सारे आयरन की बार के छोटे छोटे पार्टिकल्स मैग्नेट की तरह काम करेंगे, लेकिन वो अलाइंड नहीं होते, मिसअलाइंड होते हैं। अगर वो अलाइंड नहीं होंगे तो वो सब मिलजुल के एक इफेक्ट पैदा नहीं कर पाएंगे। मैग्नेट के अंदर सारे आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स की मैग्नेटिक फील्ड अलाइंड होती है। जब वो अलाइंड हो जाती है तो वो एक बहुत बड़ी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पाती है और एक मैग्नेट मैग्नेट की तरह काम करती है। नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगा। यहां पे भी हाफ हो जाएगी, यहां पे भी हाफ हो जाएगी, और भाई यहां पे भी हाफ हो जाएगी, दोनों केस में हाफ हो जाएगी। ठीक है, चलो। और क्यों नहीं करेगी आयरन बार्स मैग्नेट की तरह काम क्यों नहीं करते? बिकॉज उनके अंदर के जो छोटे छोटे आयरन पार्टिकल्स हैं वो मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन मिसअलाइंड होते हैं, अलाइंड नहीं होते सारे के सारे एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, द सेपरेशन बिटवीन टू मासेस इज रिड्यूस्ड टू हाफ, हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है भाई, हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला पता है। क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है। जहां पे ये मास m1 है, ये मास m2 है, उनके बीच का डिस्टेंस r है, हम ये बात जानते हैं। सेपरेशन बिटवीन टू मासेस इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अब ये r था, r से मैंने क्या करा? अबे भाई ये मास r था, इसको उठा के मैं यहां पे ले आया, m2 को यहां पे ले आया, डिस्टेंस को आधा कर दिया, r/2 कर दिया। तो इसने क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? केस 1 में ये थी, फाइनल क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स फाइनल, ये क्या होगी? जी m1 m2 अपॉन r/2 का स्क्वायर। वेरी गुड। ये क्या बनेगा भाई? 4g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। टिंगड़ोंग। इसको उठा के पास में ले आया, डिस्टेंस पहले r था, फिर r/2 कर दिया, नीचे लिखा r/2, ये तो r/4 हो गया, फिर 4 को ऊपर ले गया, तो 4g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, ये 4 टाइम्स हो गया ना, फिर ये 4 टाइम्स हो गया, ये जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये 4 टाइम्स जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। होगा क्या? होगा क्या? जो फाइनल ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो 4 टाइम्स हो जाएगी। लिख लो, ऐसे लिख लो, रेशियो बना लो। लो यार तुम लो, ले ग्रेविटेशनल फोर्स फाइनल अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इनिशियल। ये इनिशियल थी, कितनी हो गई फाइनल वाली? 4g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन g m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, कटा 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 कटा, ये हो गया 4 टाइम्स। 4 आंसर आ गया।
तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी। तुम और आधा कर दोगे तो 8 टाइम्स हो जाएगी, बढ़ाते चले जाओगे 16 टाइम्स हो जाएगी। तो ये चीज देख लेना, डिस्टेंस आधा करोगे फॉर्मूला में भर लेना, तुम्हें दिख जाएगा कितने परसेंट कम हुई है, कितने परसेंट ज्यादा हुई है। द करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ इज, चेक करते हैं, मैं भूल गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता था भैया। ठीक है भाई, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता था। अब भैया एक्सेलरेशन होता था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है भैया, और एम भी होता था भैया मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। देख लो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को मैंने चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम लिख दिया। अब m इनटू चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, डेल्टा वी समझते हो ना, डेल्टा वी क्या होता है, v2 माइनस v1 चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो m डेल्टा v क्या होता है, mv दैट इज मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम डेल्टा p बाय डेल्टा t। तो मेरा आंसर आ जाएगा फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा p बाय डेल्टा t। सेकंड लॉ वैसे तुम्हें डायरेक्टली याद होना चाहिए, बट मैंने एक बार लिख के भी दिखा दिया। ये नहीं होगा बेटा, मास में चेंज नहीं आता है, ध्यान रखना, ये मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी है, मास में चेंज कहां से आ गया, ये तो बड़ी अजीब बात है। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, डिराइव भी कर दिया तुम्हारे सामने यहां पे, इजी। अ यूनिट टॉर इज रिलेटेड टू बैरोमेट्रिक हाइट एज, देखो 1 atm प्रेशर क्या होता था भैया, 1 atm प्रेशर होता था 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। याद है 1 atm प्रेशर कितना होता था, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, है ना। अब एटीएम की जगह अगर मैं एक टॉर कर दूं तो उसकी वैल्यू होती है 1 mm ऑफ Hg, ये अलग यूनिट है एंड यू शुड नो दिस यूनिट। बैरोमीटर समझते हो, बैरोमीटर, चलो बैरोमीटर अगर तुम नहीं समझते तो जो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे ना कॉन्सेप्ट वाला, वहां पे मैं तुम्हें पूरा बैरोमीटर समझा दूंगा कि बैरोमीटर काम कैसे करता है। ये 76 mm ऑफ Hg का मतलब क्या है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा जब हम कॉन्सेप्ट्स करेंगे। बैरोमीटर का पूरा कॉन्सेप्ट विल लर्न इन नेक्स्ट, मैनोमीटर भी कर लेंगे, बट अभी तुम्हें पता होना चाहिए कि 1 atm इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम एंड 1 टॉर इज 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, 1 टॉर इज 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, चलो 76 mm और ये 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, तो 1 टॉर का प्लीज लर्न द फॉर्मूला। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, हमने देखा था, एंड इज डैश किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इट इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 1.000 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, कैसे भी कर लो, सही है। Object is placed at a distance 15 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 10 centimeter. Where is the image formed? एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हमने एट अ डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। ठीक है भाई, ये कन्वेक्स मिरर है, इसके सामने 15 सेंटीमीटर में आपने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, 15 सेंटीमीटर में आपने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। तुम्हें मंत्र बताऊंगा मैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, तुम्हें मैं मिरर के मंत्र बताऊंगा। लेजेंड सीरीज में 10th वालों को लेंस के मंत्र बताए हैं, वो मंत्र से तुम्हारा पूरा काम सेट हो जाएगा। तुम्हें मिरर के मंत्र बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो, टेंशन मत लो, कॉन्सेप्ट वाली क्लास देखना तुम। वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड, 15 सेंटीमीटर। अब देखो साइन कन्वेंशन तुम जानते हो, इस तरफ सब कुछ नेगेटिव होता है, इस तरफ सब कुछ पॉजिटिव होता है, नीचे सब कुछ नेगेटिव होता है, ऊपर सब कुछ पॉजिटिव होता है। 15 सेंटीमीटर पे इमेज बनी है, इसका मतलब क्या है, यू इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज -15 सेंटीमीटर। आगे बढ़ोगे लाइफ में तो सब पॉजिटिव होगा, पीछे आओगे लाइफ में तो सब नेगेटिव होगा, नीचे जाओगे जिंदगी में तो सब नेगेटिव होगा, पुरानी बातों को देखोगे सब नेगेटिव, ऊपर लाइफ में बढ़ोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी जिंदगी पूरी। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन को याद रखना, u -15 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर। अब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे 10 सेंटीमीटर गिवन है तो फोकस कितना होगा भैया, फोकस होता है हमारा r/2 यानी 5 सेंटीमीटर, r/2 होता है r/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये कन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस पॉजिटिव होगा, कन्वेक्स मिरर का फोकस इस तरफ होता है ना, सर्कल बनाओ, सर्कल ऐसे बनेगा, फोकस कुछ इस तरफ होगा, 5 सेंटीमीटर। कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि कनकेव मिरर ऐसे बनता है, फोकल लेंथ इस तरफ आती है, कन्वेक्स मिरर ऐसे बनता है, फोकल लेंथ इस तरफ आती है। ये सारे फंडे, ये सारे मंत्र तुम्हें एक पेज पे मैं अगली क्लास में बताऊंगा, ठीक है। इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज कहां फॉर्म होगी, हमें फॉर्मूला पता है 1/f, फॉर्मूला लगाओ एक बार,
इसको सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो इसको, सॉल्व इट। ठीक है, करो। 1/f इज इक्वल टू क्या है अपना फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u। कर दो भाई, 1/f कितना हुआ, 1/5 इज इक्वल टू 1/v, तो मुझे निकालना है प्लस 1/u, u इज -15 है ना। अब यहां से तुम इसको कर सकते हो यार, 1/5 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। कितनी आ गई वैल्यू, 3 प्लस 4/15 इज इक्वल टू v, और यहां से मेरी v की वैल्यू आती है इक्वल टू 1/v। यहां से मेरी v की वैल्यू आती है 15/4 मीटर। मीटर ही है, सेंटीमीटर। और ऑब्वियस सी बात है I भी पॉजिटिव वैल्यू है, बिकॉज कन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, इस तरफ बनती है, पॉजिटिव वैल्यू ही आनी चाहिए थी और पॉजिटिव वैल्यू ही हमारे पास आई है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। अब v की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है, u की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है, मुझे मैग्निफिकेशन कमेंट्स में बताना। ये है वो सवाल जो तुम्हें बताना है, कमेंट। लेट्स सी यहां तक कौन कौन वीडियो देख चुका है। 1 घंटे का मार्क अभी हमने पूरा करा है, मेरे को देखना 1 घंटा किसने वीडियो देखी। तो v इज इक्वल टू 15/4 सेंटीमीटर, दैट इज मेरा इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा -15 है, तो मुझे मैग्निफिकेशन निकाल के दिखाओ -v/u के फॉर्मूले से, और कमेंट करो मैग्निफिकेशन। ऐसे कर देना मैग, कमेंट में ये लिखना है तुम्हें, मैग डॉट इज इक्वल टू कर देना। वट विल द नेचर ऑफ इमेज, रियल और वर्चुअल। भाई देखो, इमेज डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव आया है। अगर मेरा इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आया है, इसका मतलब मिरर के इस तरफ इमेज बनी होगी। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आने का मतलब क्या है, इस तरफ इमेज बनी है, और जो भी इमेज मिरर के इस तरफ बनती है वो मेरी वर्चुअल इमेज बनती है ना। रियल इमेज मिरर के इस तरफ बनती है। अगर इमेज मिरर के इस तरफ बन चुकी है तो यानी एक वर्चुअल इमेज है, तो नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल। ये मैंने कैसे पता लगाया, 2 चीजों से पता लगाया। एक तो कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका कि इमेज डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव आ गया है, और पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस का मतलब हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी। नेगेटिव होता तो इमेज इस तरफ बनती, वो हमेशा रियल होती। सही है, तो 2 तरीकों से तुम ये बात पता लगा सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी कर लो, कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कर लोगे ये तो, कन्वेक्स मिरर फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस गिवन है -40 सेंटीमीटर in front of the mirror at a distance 10 सेंटीमीटर। अब इमेज डिस्टेंस मेरा होगा 10 सेंटीमीटर। भैया आपने साइन अपने आप से पॉजिटिव क्यों लगा दिया, बिकॉज कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इसी तरफ बनाता है, तो मेरे को पता है v 10 सेंटीमीटर ही आएगा। फोकल लेंथ निकालनी है, फॉर्मूले में भर देना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यू कैन डू दिस ऑन योर ओन, भर देना, वैल्यू आ जाएगी। चलो, रियल और वर्चुअल इमेज का बीच का डिफरेंस, हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस करेंगे, रुको अभी अच्छे क्वेश्चन थोड़े से और करना दो मुझे पहले। एक क्वेश्चन ये है, देखो, इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर, ह्यूमिड एयर और ड्राई एयर, गिव अ रीजन टू योर आंसर। देखो भाई, हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है आफ्टर लाप्लेस करेक्शन, दैट इज गामा पी बाय रो। स्पीड ऑफ साउंड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज अंडर रूट गामा पी बाय रो। स्पीड ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट गामा पी बाय रो। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। यहां से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस फॉर्मूले से मैंने देखा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या होगा, अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड घटेगी, अगर डेंसिटी घटेगी तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगी। अपोजिट काम होने वाला है यहां पे। अच्छा, अब जब एयर ह्यूमिड होती है तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है कि कम होती है? भैया ह्यूमिड मतलब बढ़ती है, नहीं, ह्यूमिड एयर की डेंसिटी कम होती है। द एयर डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन मॉइस्चर। क्यों, समझो मेरी बात को। मान लो ये एक बॉक्स ऑफ एयर है और उतना ही बॉक्स ऑफ एयर मेरे पास ये है। नॉर्मल एयर के अंदर नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ह्यूमिड एयर के अंदर H2O आ जाएगा और थोड़ा सा ऑक्सीजन, थोड़ा सा नाइट्रोजन। अब बात क्या होगी, उतने ही एरिया में अब पानी भी आ चुका है।
तो होगा क्या, नाइट्रोजन वगैरह साइड जाएंगे और पानी उस एरिया में आ जाएगा। ह्यूमिड एयर की डेंसिटी हमेशा कम होती है नॉर्मल एयर से, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स का मोलर मास कम होता है। जो पानी होता है ना, वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से हल्का होता है। पानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से हल्का होता है, लाइटर होता है। उस चक्कर में क्या होता है कि पानी की डेंसिटी, पानी जो है हवा की डेंसिटी को कम कर देता है, क्योंकि हल्की चीज आ गई ना, अब नाइट्रोजन दूर चला गया, हल्की चीज पानी आ गया, तो उस चक्कर में हवा की डेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। सो जैसे जैसे डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होगी, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होगी। जब डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज होगी तो मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो साउंड की स्पीड, साउंड की वेलोसिटी, पानी साउंड की स्पीड ह्यूमिड एयर में मेरी क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी। हेंस इन लेवल, हेंस द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस इन humid air because density of humid air is less than dry air. Very good question. एक ये क्वेश्चन है, a starter motor of a car switched on for 0.8 second. A charge of 24 coulomb passes through the coil of the motor. Calculate the current in the coil. हमें पता है भाई करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैं लिख सकता हूं करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन, चार्ज कितना फ्लो किया अपॉन कितने टाइम में फ्लो किया। 0.8 सेकंड के अंदर 24 कूलम चार्ज फ्लो किया है, तो 24 अपॉन 0.8 चार्ज कितना फ्लो करा, कितना हो गया ये 240/8। ये कितना हो गया मेरा 30 सेकंड, 30 एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर, 30 एम्पियर करंट। कैलकुलेट द करंट इन द कॉइल, दैट इज 30 एम्पियर। दिस इज 24 कूलम्ब, दिस इज सेकंड, तो 30 एम्पियर या 30 कूलम्ब पर सेकंड। ठीक है, करंट निकाल दिया। करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम, वी इज इक्वल टू आई आर के अलावा भी होते हैं वैल्यूज। ठीक है, क्वेश्चन और करते हैं, ये देखो। While performing an experiment, a student reduces the resistance to 1/2, keeping the potential difference same. स्टूडेंट ने रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया। अब सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, ओम्स लॉ जो हमें बोलता है। ओम्स लॉ का क्या, हमें क्या बोलता है ओम्स लॉ, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और वहां से एक फॉर्मूला आता था V इज इक्वल टू आई आर। तुम्हें ओम्स लॉ याद होगा अगर तो, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला आता था, यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के। अब हमें पता है यहां से करंट की वैल्यू होगी V बाय आर, करंट की वैल्यू होगी V बाय आर। अब इसने एक चीज बोली कि इस भाई साहब ने पोटेंशियल डिफरेंस को सेम रखा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस को आधा कर दिया। अब इनिशियल करंट क्या था, V बाय आर। करंट फाइनल क्या आया भैया, करंट फाइनल आया, वोल्टेज को तो ऐसे ही रख दिया, रेजिस्टेंस को आधा कर दिया, R/2 कर दिया, तो यहां से मेरे पास 2V बाय आर आ गई वैल्यू। तो मेरे पास फाइनल करंट और इनिशियल करंट का रेशियो क्या आया भैया, फाइनल करंट अपॉन इनिशियल करंट का आपके पास जो रेशियो आएगा वो आएगा 2V बाय आर अपॉन V बाय आर, दैट कम्स आउट टू बी 2। यानी जो मेरा फाइनल करंट है वो 2 टाइम्स है इनिशियल करंट के, यानी फाइनल करंट डबल हो चुका है। तो रेजिस्टेंस अगर हाफ होती है तो करंट डबल होता है। तुम्हें फील भी आनी चाहिए, रेजिस्टेंस हाफ हो गई, रुकावट आधी हो गई यार। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो में रुकावट, रुकावट आधी हो गई तो करंट तेज फ्लो करने लगेगा। भाई हाईवे पे जाम कम हो गया, गाड़ियां कम हो गई हाईवे पे, तो अब गाड़ियां तेज तेज चलेंगी, सुन के भी समझ में आ रहा है। गाड़ियां आधी हो गई तो मैं स्पीड अप तेज हो जाएगी, खाली रोड मिल गई है मुझे, तो रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ा, और कितना बढ़ा, 2 टाइम्स बढ़ा। रेजिस्टेंस हाफ होने से करंट 2 टाइम्स बढ़ गया। यहां से हमने निकाला इनिशियल V बाय आर, फाइनल में रेजिस्टेंस आधी हो गई थी तो V अपॉन R बाय 2, 2V बाय आर रेशियो करा तो 2 आंसर आ गया। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन हम। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, आ जाओ कुछ। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, साउंड वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती। सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इट रिक्वायर्स अ मीडियम, साउंड को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, स्पेस में आवाज नहीं आती है इसी वजह से। व्हेन साउंड ट्रेवल्स इन अ मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब साउंड मीडियम में ट्रेवल करती है तो होता क्या है, ये पार्टिकल्स हिले, आगे वालों को हिलाया इसने, आगे वालों को हिलाया इसने, आगे वालों को हिलाया इसने, आगे वालों को हिलाया, ये हिले, फिर आगे वाले हिले, फिर आगे वाले हिले, फिर आगे वाले हिले, फिर ये वाले रुक गए। ये हिल रहा है, इसने आके इसको हिलाया, ये निकल गया, ये इसने आगे वालों को लाया, इसने आगे वालों को लाया, इसने आगे वालों को लाया, लेकिन पार्टिकल्स, ये नहीं हुआ कि यहां का पार्टिकल यहां पहुंच गया, ये हिला, इसने आगे हिलाया, आगे हिलाया, आगे हिलाया, तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव बट द डिस्टर्बेंस मूव। ये जो डिस्टर्बेंस हुई है ये मूव करी है। कहने का मतलब क्या है,
इस पार्टिकल ने अगले वाले को हिलाया, इस पार्टिकल ने अगले वाले को हिलाया, इस पार्टिकल ने अगले वाले को हिलाया। ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि ये पार्टिकल उठ के, ऐसा नहीं हुआ कि ये पार्टिकल उठ के यहां पे चला गया, नहीं, इसने वाइब्रेट करा, फिर इसने वाइब्रेट करा, समझ लो, इसने वाइब्रेट करा, फिर इसने वाइब्रेट करा, फिर इसने वाइब्रेट करा, फिर इसने वाइब्रेट करा, फिर इसने वाइब्रेट करा। ऐसा नहीं हुआ कि ये यहां चला गया, फिर ये यहां चला गया, फिर ये यहां चला गया, फिर यहां चला गया, ये नहीं होता। पार्टिकल्स डू नॉट मूव बट द वाइब्रेशंस मूव। द लॉन्गिट्यूडनल वेव इज कंपोज्ड ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन। ये हमें पता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस होती हैं, है ना। जैसे ये कंप्रेशंस हैं, दीज आर माई रेयर फ्रैक्शंस, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, धक्का धक्का लगा, एक जगह भीड़ हुई, फिर आगे हल खाली हुआ, फिर भीड़ हुई, फिर भीड़ हुई, खाली हुआ, भीड़ हुई, खाली हुआ। रेयर फ्रैक्शंस और कंप्रेशंस ये हम जानते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। द ट्रांसफर वेव इज कंपोज्ड ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव्स अलग होती हैं, उसमें क्रेस्ट और ट्रफ होता है। ये मेरा क्रेस्ट है, ये मेरा ट्रफ है, क्रेस्ट है, ट्रफ है, क्रेस्ट ट्रफ। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसे मूव करती हैं क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कंप्रेशंस बनाती हैं और रेयर फ्रैक्शंस बनाती हैं, है ना। वेव वेलोसिटीज डैश इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, हम ये फॉर्मूला जानते हैं। क्या ये फॉर्मूला जानते हो? वेव वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, दिस इज द फॉर्मूला। यस, चलो एमसीक्यू भी हो गए हमारे कुछ। एक क्वेश्चन ये, a spherical iron, a sphere of iron and another of wood of same radius are held under water. Compare the upthrust on the two spheres. देखो भाई, किसी भी चीज पे जो अपथ्रस्ट लगता है, जो बॉयंट फोर्स लगता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? अपथ्रस्ट है, बॉयंट फोर्स की वैल्यू क्या होती है भैया? डेंसिटी ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहां पे होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। इससे हम बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला समझेंगे, फील लेंगे फॉर्मूले की। डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर के अंदर है तो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी वाटर की होगी। वॉल्यूम या तो उस बॉल की ले लो जो पानी के अंदर गई है, या उस बॉल की वजह से पानी कितना डिस्प्लेस हुआ उसकी वॉल्यूम ले लो। और हमें पता है आर्किमिडीज ने यही बात बोली थी, आर्किमिडीज भाई साहब ने बात ही यही बोली थी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों एक ही बात है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड एक ही बात है। अच्छा, अगर मैंने एक आयरन का स्फीयर डाला और एक लकड़ी का स्फीयर डाला ऑफ सेम रेडियस, अगर उन दोनों का रेडियस सेम है तो उन दोनों की वॉल्यूम भी सेम होगी, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। ठीक है, वॉल्यूम भी सेम होगी, क्योंकि चाहे आयरन का स्फीयर हो चाहे लकड़ी का स्फीयर हो, अगर उन दोनों की रेडियस सेम है तो उनकी वॉल्यूम भी सेम आएगी। हाँ भैया, वॉल्यूम सेम आएगी। तो मैं कह सकता हूं यहां से भाई वॉल्यूम ऑफ आयरन स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वुड। क्यों? बिकॉज रेडियस ऑफ आयरन स्फीयर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ वुड। क्या मैं ये बात यहां से कह सकता हूं? कह सकते हो भैया। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो क्या इधर दोनों में ही सेम वैल्यू आएगी? जब मैं दोनों का बॉयंट फोर्स निकालूंगा तो दोनों में यहां पे सेम वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? हाँ भैया, यहां पे अगर आप आयरन की वॉल्यूम डालोगे या फिर आप वुड की स्फीयर की वॉल्यूम डालोगे, सेम वॉल्यूम आएगी। और यहां तो डेंसिटी ऑफ वाटर ही आना है दोनों के दोनों केस में, दोनों के दोनों केस में। तो क्या ये दोनों बॉयंट फोर्स सेम हो जाएंगे? हो जाएंगे। अब क्या मैं इसको लिख के भी दिखा दूं तुम्हें? क्या तुम यहां से कह सकते हो बॉयंट फोर्स on iron ball is equal to density of water into volume of iron ball into G। और मैं अगर कह दूं buoyant force on wood is equal to density of water into volume of wood into G, और अपन जानते हैं कि ये दोनों वॉल्यूम सेम है, ये दोनों वॉल्यूम सेम है। तो क्या एक आयरन बॉल को अगर हम पानी में फेंक दें और एक लकड़ी की बॉल को अगर हम पानी में फेंक दें और दोनों की दोनों फुल्ली इमर्स हो जाए, तो क्या उन दोनों पे बॉयंट फोर्स सेम आएगी? आएगी। तो ये कंपेयर द अपथ्रस्ट ऑन टू स्फीयर, इक्वल, क्योंकि यार बॉयंट फोर्स में सिर्फ वॉल्यूम से फर्क पड़ता है, डेंसिटी तो पानी की ही आनी है दोनों केस में, वॉल्यूम से फर्क पड़ता है। वॉल्यूम चाहे स्फीयर की, आयरन की बॉल की हो चाहे लकड़ी की बॉल की हो, दोनों की वॉल्यूम सेम ही आने वाली है भाई, क्योंकि रेडियस सेम है दोनों बॉल का। और अगर रेडियस सेम है तो काम खत्म। अभी टाइम की कमी है, जब हम इसको कॉन्सेप्ट की क्लास में पढ़ेंगे तो मैं
प्रॉमिस करता हूं तुम्हें मजा आ जाएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है अपथ्रस्ट। सही है। A body is completely immersed in liquid. The volume of the liquid displaced will be maximum. देखो भाई, अगर एक बकेट है, इसके अंदर पानी भरा है और इसके अंदर मैं कोई बॉल डाल रहा हूं, अगर वो सिर्फ आधी इमर्स हो रही है तो बॉयंट फोर्स कितनी आएगी उस पर? अगर वो आधी इमर्स हुई तो भैया बॉयंट फोर्स तो आएगी ना डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इमर्स्ड इंटू जी। ठीक है। अगर पूरी इमर्स हो गई, अगर पूरी इमर्स हो गई तो क्या आएगी? तो आ जाएगी भैया डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू फुल वॉल्यूम इंटू जी। तो अगर पूरी इमर्स हो गई तो ये आएगी, आधी इमर्स हुई तो ये आएगी। तो एक बात बताओ, क्या इससे ज्यादा बॉयंट फोर्स में ला सकता हूं? कहां से लाऊंगा इससे ज्यादा बॉयंट फोर्स? अब तो बॉल पूरी की पूरी इमर्स्ड है, पूरी की पूरी वॉल्यूम लिख दी मैंने बॉल की, इससे ऊपर तो मैं बॉल की वॉल्यूम लिख ही नहीं सकता, पूरी वॉल्यूम आ चुकी है। तो दिस इज द मैक्सिमम बॉयंट फोर्स या मैक्सिमम अपथ्रस्ट दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द बॉल। तो क्या मैं कह सकता हूं, इफ अ बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेड विल बी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस हो चुका है। और वॉल्यूम कैसे डिस्प्लेस करोगे? इससे ज्यादा वॉल्यूम थोड़ी ले आओगे बॉल की तुम। ठीक है। ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम एंड द अपथ्रस्ट विल बी मैक्सिमम अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट के फॉर्मूले में वॉल्यूम आता है, अब इससे ज्यादा क्या अपथ्रस्ट लाऊं? 2v थोड़ी लिख दूंगा, डबल थोड़ी कर दूंगा बॉल की वॉल्यूम। जितनी बॉल की वॉल्यूम है उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा। तो यहां पे अगर बॉल अंदर पूरी जा चुकी है तो मैक्सिमम वॉल्यूम डिस्प्लेस कर चुकी है, और अगर मैक्सिमम वॉल्यूम डिस्प्लेस कर चुकी है तो मैक्सिमम बॉयंट फोर्स भी ला चुकी है। चलो बढ़िया, ये भी चैट में बताओगे कमेंट में तुम। प्रेशर स्केलर होता है कि वेक्टर? कमेंट में बताना, मुझे तुमसे ये पूछना था, स्केलर और वेक्टर। बाकी तो तुम जानते ही हो यार, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। मास इज स्केलर, वेट इज वेक्टर। मास स्केलर होता है, वेट mg होता है, फोर्स होता है वेट, फोर्स वेट इज वेक्टर, स्पीड इज स्केलर, एनर्जी इज स्केलर, प्रेशर तुम बताओगे स्केलर है कि वेक्टर, फोर्स इज वेक्टर, मोमेंटम इज वेक्टर। प्रेशर का बताना स्केलर और वेक्टर इन कमेंट्स, इन कमेंट्स। बस ये क्वेश्चन भी कर सकते हो तुम आराम से। A car travels first 2/5 part in total distance with the speed v1 and the remaining 3/5 of the distance with speed v2. Its average speed is. A car travels 2/5 of its part at a distance with speed v1. मान लो ये पूरा distance है। A car travels 2/5 part of the total distance. ये 2/5d है, ये 3/5d है, ये दो पांचवा हिस्सा है डिस्टेंस का, 3/5 हिस्सा, टोटल मिला के फुल डी हो गया। विद स्पीड v1, इतने डिस्टेंस को v1 स्पीड से ट्रेवल किया गया, इतने डिस्टेंस को v2 स्पीड से ट्रेवल किया गया। एवरेज स्पीड निकालनी है। ठीक है भाई, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैं जानता हूं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पे कितना टाइम लगा होगा भैया? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस, है ना? हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस। तो टाइम को मैं लिख देता हूं डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 2/5d अपॉन में वेलोसिटी दैट इज v1, ये हो गया मेरा t1। और यहां से t2 की वैल्यू आ जाएगी, वो भी ऐसी आ जाएगी 3/5d अपॉन में v2। अब यहां पे भर दो एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो d है, टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम होगा t1 प्लस t2। क्या मैं सही कह रहा हूं? सही कह रहे हो भैया। तो d को लिख दो d, t1 को क्या लिखोगे भैया? 2/5 d/v1 प्लस 3/5 d/v2। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ भैया। तो d ऊपर ऐसे, नीचे d कॉमन ले लो, क्या बनेगा? 2/5 v1 प्लस 3/5 v2। ठीक है, d से d कट गया, d से d कट गया यार, इस तरफ लिखना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा इधर ले आओ इसको। अब यहां पे देखो मेरे पास क्या बन रहा है, 1/2/5 v1 प्लस 3/5 v2। एलसीएम लोगे इसका तो क्या बनेगा? 1/2v2 प्लस 3v1 अपॉन 5v1 v2, और इसको ऊपर ले जाओ तो तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी
5v1v2 अपॉन 2v2 प्लस 3v1, दैट्स ऑल। ये आ गया मेरा एवरेज स्पीड। कुछ नहीं करा मैंने, इस हिस्से में टाइम निकाला कितना लगेगा, इस हिस्से में टाइम निकाला कितना लगेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो डी ही था, करा तो पूरा डिस्टेंस है। टोटल टाइम t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 की वैल्यू निकाली, बाकी सारा मैथमेटिकल एक्सपेंशन है, वो ऐसे तुम कर सकते हो। एलसीएम वेलसीएम लिया, फाइनल आंसर आ गया। करके देखना, हाथ से प्रैक्टिस होगी थोड़ी। इस क्वेश्चन के साथ अपनी क्लास को खत्म करते हैं। चलो, एन एरोप्लेन इज मूविंग यूनिफॉर्मली एट अ कांस्टेंट हाइट अंडर द एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। देखो यार, जब भी कोई एरोप्लेन मूव करता है तो क्या होता है, ये एरोप्लेन है, मान लो ये एरोप्लेन मूव कर रहा है, ये उड़ता हुआ गया, सीधा ही बना देते हैं इसको, ये उड़ता हुआ गया और उड़ते उड़ते ये एरोप्लेन सीधा हो गया, उड़ते उड़ते एरोप्लेन सीधा हो गया। अब इस एरोप्लेन के साथ क्या हो रहा है, इस एरोप्लेन के इंजन इसको ऊपर की तरफ एक अपथ्रस्ट फोर्स दे रहे, एरोप्लेन के इंजन इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स दे रहे, और ऊपर से इस एरोप्लेन के ऊपर एक mg लग रहा है, एक mg वेट नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब लग तो सेंटर से रहा है, बट ऊपर से इसके ऊपर एक इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ, और नीचे से इसको एक फोर्स मिल रहा है, इंजन का फोर्स। इंजन फोर्स दे रहा है ना, इंजन इसको ऊपर दबा के रख रहा है, और एरोप्लेन से ऊपर से इस पे mg लग रहा है, नीचे की तरफ mg मास लग रहा है। लेकिन ये एरोप्लेन पे दो फोर्सेस लगने के बावजूद भी ये एरोप्लेन एक कांस्टेंट हाइट पे फ्लो कर रहा है, ना इसकी हाइट बढ़ रही है ना इसकी हाइट घट रही है। अगर इसकी हाइट ना बढ़ रही है ना घट रही है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि mg जो होगा, जो mg होगा वो इसकी इंजन के फोर्स के इक्वल होगा। क्या ये इक्विलिब्रियम पे है, क्या ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम पे है, मतलब जितनी फोर्स इस पे इंजन लगा रहा है वो इक्वल है इस एरोप्लेन के वेट के। अगर नीचे की फोर्स ज्यादा होती तो एरोप्लेन ऊपर जाता, अगर ऊपर का वेट ज्यादा होता तो एरोप्लेन नीचे आता। लेकिन क्योंकि ये दोनों काम नहीं हो रहे हैं, एरोप्लेन एक स्टिल हाइट पे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, मतलब जो इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और नीचे से जो इस पे अपथ्रस्ट लग रही है वो बराबर हो चुकी है, और ये एक वर्टिकल इक्विलिब्रियम पे है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि ऊपर नीचे के सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, नेट फोर्स जीरो, वर्टिकली नेट फोर्स जीरो, वर्टिकली नेट फोर्स जीरो, हॉरिजॉन्टली नहीं, हॉरिजॉन्टली तो ये आगे बढ़ रहा है, हो सकता है किसी एक्सेलरेशन से बढ़ रहा हो, लेकिन ऊपर नीचे कुछ भी नहीं हो रहा, यानी नेट फोर्स जीरो है, mg इज इक्वल टू दिस। ठीक है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द एरोप्लेन, नेट फोर्स ऑफ द एरोप्लेन इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द एरोप्लेन इज जीरो। चलो खत्म। थोड़े बहुत क्वेश्चंस और थे, वो हम नेक्स्ट क्लास में जब हम अपने टॉपिक्स को करेंगे तब करेंगे, छोड़ूंगा एक भी क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट क्लास में जब हम थ्योरी लेकर आएंगे तो थ्योरी के सभी तो थोड़े क्वेश्चंस चाहिए भाई, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है भाई, शाही पनीर खाया है थोड़ा तो स्वीट डिश बनती है, थ्योरी के साथ भी थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। इस क्लास में हमने यार बहुत सारे क्वेश्चंस करे इस टॉपिक से रिलेटेड, काफी ज्यादा हेल्प होगी तुम्हें अगर इन क्वेश्चंस की तुम प्रैक्टिस कर लोगे। आई प्रॉमिस यू, वीडियो देख के तुम नोट जरूर बनाना, जो चीजें मैंने बोली हैं लिखी नहीं है प्लीज उनको लिखना जरूर अपने आसपास पेपर पे कहीं पे, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कराया। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन करा के आगे बढ़ता ना तो आधे घंटे में खत्म था ये काम। अगर हमें 1 घंटे से ऊपर लगा है, मैंने हर क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बातें बताई हैं, हर वो कॉन्सेप्ट बताया है, हर वो चीज बताई है जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड तुमसे पूछी जा सकती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम थ्योरी की वीडियो लेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे और लर्न करेंगे विद ट्रिक्स, विद मंत्रस, विद वेरी मच फन। अब हमारा मिशन 1 तो कंप्लीट हो गया, पहला मिशन जो हमारा था वो हम निपटा चुके हैं। 2 क्वेश्चन तुम्हें कमेंट्स में दिए थे, वो तुम कमेंट्स में उनका जवाब देना, और एक चीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना जो मेरे को बहुत हेल्प करेगी, जो तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है उससे रिलेटेड तुम्हें कौन से टॉपिक में दिक्कत आती है, तुम कौन से टॉपिक की वीडियो चाहते हो। देखो लेजेंड सीरीज में तो मैं पढ़ा रहा हूं, वहां भी मैं सेम चीज कहता हूं, और बच्चे नीचे लिखते हैं भैया ये वाला कॉन्सेप्ट कराना, भैया ये वाला कॉन्सेप्ट प्लीज बता देना, तो मेरे को एक आइडिया लगता है कि मेजॉरिटी बच्चों को कहां प्रॉब्लम आ रही है। तो ये तुम्हारा काम है, दिस इज योर वर्क। तुम यहां बैठे हो, अपना टाइम दे रहे हो, इसको अपने काम की तरह मानना। कमेंट में मुझे बताना भैया जो नेक्स्ट वीडियो आप लाओगे ना कॉन्सेप्ट वाली, उसमें ये वाली चीज जरूर करा देना या ये वाली चीज जरूर करा देना, ताकि मैं जब उसका पूरा का पूरा तुम्हारा पूरा कंटेंट प्रिपेयर कर रहा हूं उस वीडियो के लिए, तो मेरे को पता हो कि इस चीज में बच्चे ज्यादा फंस रहे थे और उसको मैं और अच्छे से विद मोर एफर्ट्स तुम्हें करा पाऊं। तो कमेंट डाउन द 2 आंसर्स जो बीच वीडियो में आए थे क्वेश्चंस, ढूंढ के उनका आंसर कमेंट करो, और साथ में कमेंट करो कि भैया ये वाली चीज प्लीज अगली वीडियो में अच्छे से ले लेना। अब एंजॉय करो भाई, कल तुम्हारे नए चैप्टर की वीडियो नए सब्जेक्ट की वीडियो आने वाली है, तब तक के लिए इस वीडियो को रिवाइज करो। टेक केयर, गुड लक, कीप हसलिंग, बाय बाय।